अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहेब। आज आपको पता है जुमेरात का दिन है और बड़ी तेज़ी के साथ ये इस महीने के आखिरी दिन गुजर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त न्यू ईयर किस तरह से उन्होंने मनाना, नए साल को कैसे खुश आमदेद कहना है, इस हवाले से प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तो ऐसे में कोशिश हम भी यही करेंगे कि अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करें, पॉजिटिविटी ही फैलाई जाए। तो कोट ऑफ द डे जो कि हमारा फॉर्मेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कामयाबी का फॉर्मूला वो ये है कि अपनी ज़ुबान को इतना शीरी बना लें कि हर कोई आपका बन जाए, क्योंकि कड़वी ज़ुबान वाले का शहद नहीं बिकता, बल्कि मीठी ज़ुबान वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। तो ज़ुबान ऐसा हथियार है जो शीरी हो तो दिल मोह ले और अगर तल्ख हो तो दिल चीर दे। अक्सर हम सुनते हैं ना, किसी की बात अगर हमें अच्छी ना लगे या किसी और को बात कहते हुए सुनते हैं कि भाई इसने ऐसे बोला मुझे कि कसम से मेरा तो दिल चीर दिया। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि दिल चीरने वाले ना बने, दिल मोहने वाले बने। इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है और इसका एहसास भी इंसान को उसी वक्त हो जाता है कि देखो मेरे चंद अल्फाज ने उसको कितना अच्छा महसूस करवाया है कि उसके एक्सप्रेशंस नहीं मुझे सेटिस्फाई कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। अब हम आगे बढ़ेंगे और शामिल करेंगे बड़ी खबर। 300 यूनिट तक बिजली की मुफ्त फराहमी, हर बच्चे को तालीम तक रसाई, तनख्वाहों को दुगना इजाफा, गरीब के लिए अपना घर। पीपल्स पार्टी बाजी ले गई, सबसे पहले इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ वादे ही हैं और अमलन इन पर कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर बात करेंगे। मेलबर्न टेस्ट सनसनीखेज हो गया, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप, लेकिन बॉलर्स का हार मानने से इनकार। दूसरी इनिंग्स में भी शानदार शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने फाइट की। कौमी टीम कैंगरूज के लिए तनावला साबित नहीं होगी। 2023 ऑटो इंडस्ट्री के लिए बदतरीन करार, गाड़ियों की फरोख्त में 55% तक कमी रिकॉर्ड। कई कंपनीज को अपनी प्रोडक्शन महदूद करना पड़ी। नए साल से नई उम्मीदें क्या हैं, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़, अगले साल डेविस कप की मेज़बानी करेगा। फरवरी में होने वाले इवेंट के लिए तैयारियां क्या हैं, टेनिस स्टार सामुल हक से मुलाकात कराएंगे। तो जनाब ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि पाकिस्तान डेविस कप की मेज़बानी करने जा रहा है और यकीनन भारत ने रोड़े हटकाने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी और ये बड़ा इवेंट टेनिस के फ़रोग के लिए बड़ा खुश आइंदा है और इस पर हमें शाम से आज लाजमी बात करेंगे और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि वो क्या व्यूज़ रखते हैं जानने के लिए। अब अगर ट्रेंड्स पर आते हैं तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है। तकरीबन 27,000 लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, इस पर ट्रेंड कर रहा है। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन दूसरे सेशन का खेल इस वक्त जारी है और पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग में 264 रन पर आउट हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 54 रन की बरतरी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने 16 रन पर 4 बल्लेबाजों को पवेलियन चलता कर दिया और इस ट्रेंड में कौमी टीम की जीत के लिए काफ़ी सारिफीन पुरुमीद नजर आ रहे हैं। बॉलर्स की उम्दा परफॉर्मेंस पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो बड़ा ये अच्छा इस वक्त टेस्ट जारी है, अभी भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी मौजूद है, हम कर जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। दूसरे ट्रेंड की तरफ आके तो वो भी क्रिकेट की तरफ साइड से ही है। शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स की इब्तिदा में 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई है। उस्मान ख्वाजा 0 पर और लबुशन 4 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी का शिकार बने हैं। ट्रेंड में सारिफीन शाहीन की उम्दा परफॉर्मेंस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। नो डाउट बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लेकिन बैटिंग से कुछ मुझे शिकवा है, उस पर हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। मुझे बाबर आजम भी कुछ फिट दिखाई नहीं दे रहे, थोड़े से आई थिंक सो वो वेट गेन कर रहे हैं जिसकी वजह से रिफ्लेक्सेस उस तरीके से, फिर आपको पता है खेल में काम नहीं। एनी हाउ, क्या मेरी ये ओपिनियन या फिर मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है या नहीं, इस पर हम क्रिकेट एक्सपर्ट से लाजमी बात करेंगे। अब आ जाते हैं असल मुद्दे पर जो है जी इलेक्शन से जुड़ा हुआ, क्योंकि मुल्क में आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां और सियासी रस्साकशी दोनों तेज़ी से जारी हैं और ऐसे में पीपल्स पार्टी मंशूर पेश करने में बाजी ले गई है। सबसे पहले मंशूर पेश कर दिया है और ये वही जमात है जो शुरू से सबसे पहले कह रही है कि भी इलेक्शन जो है वो जल्द अज जल्द करवाए जाए। तो अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल खिताब में अपना 10 निकाती मंशूर पेश किया है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत बनी तो गरीबों के लिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। ये छोटा ऐलान नहीं है लेकिन इस पर अमलन काम होता है या नहीं होता ये देखने वाली बात होगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि वादा वो जो कि वफाई ना हो सके। तो हर बच्चे को तालीम तक रसाई हासिल होगी। 5 साल दौर में तनख्वाहों को दुगना करने को तरजीह दी जाएगी।
गरीबों को 30 लाख घर बना कर देंगे, यूथ कार्ड के ज़रिए नौजवानों को 1 साल तक माली इमदाद देंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पूरे मुल्क में सेहत का मुफ्त निज़ाम मुतारिफ कराएंगे, हर ज़िले में ग्रीन एनर्जी के नाम पर पार्क खोले जाएंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह किसान कार्ड भी लाएंगे। इसके अलावा उन्होंने भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो गरज रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से वो अवाम की फलाह के लिए काम करेंगे, यानी कि बाकायदा उनके जहन में एक प्लान मौजूद है। पर ये कितना कारआमद है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं कंवर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, मुशीर वज़ीर आला पंजाब भी हैं। इसके अलावा तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो शौकत साहब, आपको भी मैं खुश आमदेद कहूँगी, कंवर साहब आपको भी खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात के वक्त का। पहले तो मैं कंवर साहब आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताएगा क्योंकि आपका अच्छा खासा तजर्बा है इलेक्शन कमीशन के, आप साबिक सेक्रेटरी रहे हैं, ये जो अभी बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ात जिनका बताया गया है, अभी आपने देखा कि तबादलों के हवाले से स्पेशली उनके हमने बिलावल की बात की है, तो पहले पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पे बात कर लेते हैं, जो उन्होंने कहा है कि तकरीबन 8 के करीब सीनियर अफसर हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी के, जिन्हें 20 दिसंबर को उनके तबादले किए गए हैं। तो ये सही नहीं हो रहा, इलेक्शन से पहले जो किया जा रहा है, तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। किस तरह देख रहे हैं आप? ये आपका पॉइंट दुरुस्त है। मैं आपके जो इंट्रोडक्शनरी रिमार्क्स की मैं तायद करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आईनी कानूनी जिम्मेदारी है। तमाम जो है सूबाई हुकूमतें इलेक्शन कमीशन के अंडर हैं, इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ताबिर हैं। इस लिहाज से अगर कहीं ज्यादती हो रही है और फेयर प्लेइंग फील्ड में कोई दिक्कत पेश आ रही है, दिशा पेश आ रही है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आज खुद नोटिस लेना चाहिए और बाकायदा चीफ सेक्रेटरी और आईजी को नोटिस जाना चाहिए कि जनाब ये आपके सूबे में क्या मामला हो रहे हैं। ये सारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात है। हमारी सूबाई हुकूमत, मैं सूबाई हुकूमत की गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, तो यहाँ भी उन्होंने ये कहा कि हम तो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ताबे हैं। इस लिहाज से जो अभी जो दरखास्तें आ रही हैं, कंप्लेंट करे, जो बाकायदा वो कंप्लेंट सेंटर बनाए हैं, तो कंप्लेंट सेंटर किस लिए बनाए हैं? तो कंप्लेंट सेंटर में ये तो नहीं होता कि मेरा वोट का इजराज कर दें। वो यही हो रहा है ना कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत क्या हो रही है और किस अंदाज से जलसे जुलूस की रैली निकालने के बारे में कोई दिक्कतें पेश आ रही हैं, ये सारा जो है तमाम सही चले जी, अच्छी बात है। अगर तो इलेक्शन कमीशन इस तरीके से इन सारी जो कंप्लेंट्स हैं इनको कंसिडर करेगा और इस पर काम करता है तो अच्छा है, आगे इलेक्शन में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी। मुझे ये बताएगा कंवर साहब, जैसा कि कल बिलावल ने बाकायदा मंशूर पूरा एक पेश किया है और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तालीम तक रसाई और सारा मैंने बताया है। आप चूंकि अब इस वक्त हुकूमत का हिस्सा भी है, मुल्क के हालात वाक़यात से बखूबी वाकिफ़ हैं, आपको कितना ये लग रहा है हकीकत पर मबनी और ये मुमकिन लग रहा है कि हो पाएगा? मैं तो आपकी वसादत से ये कहना चाहूँगा कि जनाब, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फवाद हसन फवाद के बारे में भी आज 1 महीना हो गया, उसका केस आज उसका फैसला जो है रिजर्व किया, आज वो सुनाया जाएगा, तो उसमें 1 माह उसको ज़ाया हो गया उसको हटाने में। जो पहला नोटिस किया था जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से कि फवाद को हटा दिया जाए, तो इमीडिएटली उसको हटा देना चाहिए था। तो आज चीमा को हटाने में 1.5 माह लगा दिया वफाकी हुकूमत ने। इसके बाद अब ये एक आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या ठीक नहीं लग रहा? नहीं नजर नहीं आ रहा है। वफाकी हुकूमत को मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सख्त नोटिस लेना चाहिए। अच्छा। इसके बारे में जिस तरह उन्होंने डस्का की रिपोर्ट पे जो हुआ था, डस्का में हल्का 75 में रातों रात उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को, तमाम गुजरांवाला डिवीजन की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को तब्दील कर दिया था। हालांकि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उसने लेकर हुक्म जारी किया इलेक्शन पाकिस्तान ने, उस हुक्म की तामील हो गई। तो अब यहाँ तामील क्यों नहीं हो रही? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन पाकिस्तान को अपने जिम्मेदारी से और अपने जो उनको इलेक्शन के हवाले से उनको इख्तियारात दिए गए हैं, वसी इख्तियारात हैं। आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के मतहत हैं, तो इस लिहाज से आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी को बात करने का मौका ना मिले। उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है इस इदारे के कांधों पे भी फिलहाल, और ये प्रोसेस मुकम्मल करना है खुशउस्लूबी के साथ। मुझे कंवर साहब बताइएगा कि बिलावल का आपने सुना खिताब, मैं उस पर आपके व्यूज़ चाह रही हूँ। जो उन्होंने वादे अवाम से वो कर रहे हैं, आपको लग रहा है वो पूरे हो पाएंगे? कंवर साहब,
कंवर साहब से मेरा ख्याल है कि हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। उनसे हम फिर से हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या व्यूज़ रखते हैं। शौकत पराचा साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। शौकत साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? नहीं, आप उस सवाल आपका सवाल करें। मैं आपसे कंवर साहब सवाल कर रही थी बिलावल भुट्टो के खिताब के हवाले से कि आपको वो अमलन कितना मुमकिन लग रहा है जो उन्होंने वादे किए हैं कल। देखो जी, बिलावल जरदारी साहब के बारे में हमें कहना इसलिए मेरे लिए नामुनासिब है क्योंकि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। वो उनका सियासी मामला है। आप मुझसे सवाल करें आइन और कानून के हवाले से। आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तभी मेरा आपसे ये सवाल था। उसकी वजह ये है, देखिए कंवर साहब, मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि मैं आपसे एक जनरली बात कर रही हूँ कि मुल्क के हालात वाक़यात, आप भी एक पाकिस्तानी है, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, सोच आप भी रखते होंगे कि जो वादे एक पार्टी कर रही है क्या वो पूरे हो पाएंगे इन हालात में? नहीं, देखो सारी जिम्मेदारी, जैसे मैंने आपको नटशेल बता दिया कि पूरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो ताकत का सरचश्मा है, ताकत का सरचश्मा वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। तो उनको अपना जो आइन और कानून है, जो उनको जिम्मेदारियां दी हुई हैं आर्टिकल 218 के तहत, 220 के तहत, वो अपनी आइन और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए बड़ा से बड़ा कदम उठा सकते हैं। वो वजीर आजम को भी से भी जवाब तलबी कर सकते हैं कि आपके मुल्क हर इदारे के सरबराह से पूछ सकते हैं, वज़ीर आला से पूछ सकते हैं। और जैसे अब उन्होंने खत तो लिखा है तमाम चीफ सेक्रेटरीज को और आईजीज को कि जनाब हमें जो है अमन अमान की सूरत हाल पर भी दें और उनको तमाम सहूलतें भी प्रोवाइड करें, लेकिन उस पर अमल दरामद करने के लिए सही। चले जी, देखते हैं आगे इलेक्शन कमीशन क्या करता है। आप सही कह रहे हैं। मैं शौकत पराचा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि उनसे हम राब्ता बहाल अपना करते हैं। मुझे कंवर साहब ये बताएगा कि अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है, जो एतराज़ात कागजात नामजदगी पर आ रहे हैं और उनको दूर करके दोबारा से जमा कराया जा रहा है, जितनी तेज़ी के साथ ये अमल आगे बढ़ रहा है, आप इससे मुतमईन हैं? आपका सवाल मुझ पे आ रहा है तो मैं बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्शन, स्कूटरी का अमल बहुत सख्त हो रहा है। स्कूटरी के अमल के बाद बहरहाल एक बहुत बड़ी आजमाइश है हमारी रिटर्निंग ऑफिसरान को अपनी जहानत, उनकी विजडम पर कि अपने रिटर्निंग ऑफिसर जो है अपने जो कागजात नामजदगी की छानबीन में जो है अपने पूरे आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसला करें। सही। तो कंवर साहब, अभी जैसा कि आपने बात की थी ये फवाद साहब के केस के हवाले से, राहत चीमा साहब के, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है जो इतना वक्त लग रहा है, 1.5 महीना आपने बोला हटाने में लगा दिया, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? नहीं, इनकी वजूहात के बारे में जाहिर है कि इनके अपने अंदरूनी तौर पर मामला तो ऐसे होंगे। आपका सवाल में इतना समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वजूहात पूछ रही हैं। अभी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना, अभी आपने बोला कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जल्द अज जल्द ये काम करे और एक्शन ले। जो फवाद का केस था, राहत चीमा के हवाले से जो आपने बात अभी की थी, मैं उस पर आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्यों इतना वक्त फिर क्यों लगा? 1.5 महीने की आपने बात की थी ना कि लग गया उनको हटाने में। हाँ, ये बात दुरुस्त फरमाया आपने। इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया है, इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया है कि जनाब आप अभी तक आईजी इस्लामाबाद तब्दील नहीं हो रहा, डीसी इस्लामाबाद तब्दील नहीं हो रहा। ये छोटा सा ही आईजी इस्लामाबाद की क्या पोजीशन है, उसकी जो उसका दायरा कार है वो 0 से लेकर फैजाबाद तक ही है, उसको भी तब्दील करने में इलेक्शन कमीशन से तावन नहीं किया जा रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इलेक्शन कमीशन उन्होंने अपना अमल दरामद कराने के लिए उन्होंने सख्ती से अमल करा दिया था। मेरा ये ख्याल था कि इमीडिएटली उन्हें तो कैबिनेट सेक्रेटरी को और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को तलब कर लेना चाहिए था कि आप हमारे हुक्म की तामीर क्यों नहीं हो रही। तो ये सारे मामला तो आपके सामने ही है। बाकी अच्छा असर नहीं दिया वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पास, जो भी हुक्म जारी करे उस पर अमल दरामद करना चाहिए। सही। अच्छा कंवर साहब, अभी इन हालात वाक़यात में जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ रिजर्वेशंस भी हैं जमातों की, आपके सामने ही है पीटीआई के मामलात भी, और उसके बाद अभी ताज हैदर साहब के ख़त का भी मैंने जिक्र किया। आप ये इलेक्शन को कितना शफाफ होता देख रहे हैं या फिर हम इस्तीफ़ा भी इलेक्शन के बाद वही कंट्रोवर्सीज देखेंगे कि जी ये हल्का खुलवाओ, वो हल्का खुलवाओ, या धांधली हुई है? कैसा देख रहे हैं आप? कंवर साहब, कंवर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद थे और उनसे हम कोशिश करते हैं फिर से अगर राब्ता बहाल हो जाए। तो उन्होंने बताया कि भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस सख्ती से एक्शन लें और ये मामलात जो कि हैं ब्यूरोक्रेसी के, इसको भी देखा जाए कि क्यों नहीं हट रहे वो जिनको हटना चाहिए,
और जिन जमातों हैं और एप्लीकेशंस उनके पास मौजूद हैं उनको जितनी जल्दी हो सके दूर किया जाए, ताकि आगे इलेक्शन का जब वक्त करीब आ जाएगा तो ऐसे में किसी भी जमात को ये मौका ना मिले कहने का कि इलेक्शन कमीशन का किरदार क्वेश्चनेबल है या फिर ये कोई इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई है। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर यही है कि अगर इस मामले को, इस पूरे प्रोसेस को जिस पे अरबों रुपया लगा है, अफ़ाम व तफ़हीम के साथ अपने अंजाम तक पहुँचाना है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम का पैसा है और अच्छा खासा पैसा टैक्स जो है वो लगता है, अरबों रुपया, तकरीबन 58 अरब के करीब का ये बजट है जो कि इलेक्शन के लिए मुख्तस किया गया है। और अभी तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं, स्क्रूटनी का अमल चल रहा है, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो रही है, जमा हो रहे हैं, एतराज़ात लग रहे हैं और एतराज़ात जो लग रहे हैं उन पर जमा भी करवाए जा रहे हैं जवाब। तो ऐसी सिचुएशन में हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इस पर मज़ीद भी हमें कोई मेहमान अगर ज्वाइन करे तो हम उससे पूछें कि उनकी राय इस पर क्या है। अभी एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब मुझे कुछ सियासी खेल से निकल कर दूसरे खेल की बात करनी है, यानी क्रिकेट की बात करनी है। आपको पता है टेस्ट जारी है और मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन दूसरे सेशन का खेल जारी है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स के इब्तिदा में शाहीन आफरीदी और मीर हमजा ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए 4 बल्लेबाजों को 16 रन पर पवेलियन चलता किया। उस्मान ख्वाजा 0 और लबुशिन 4 रन बनाकर शाहीन आफरीदी का शिकार बने हैं। डेविड वार्नर 6 और ट्रेविस हेड कोई रन बनाए बगैर मीर हमजा का निशाना बने। अब से कुछ देर पहले तक मेज़बान टीम ने अपनी दूसरी बारी पर 4 विकेटों पर 27 रन बनाए और इससे पहले पाकिस्तान टीम पहली इनिंग में 264 रन पर आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 54 रन की बढ़तरी हासिल हुई है। पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक हैं 62 और कप्तान शान मसूद 54 रन के साथ नुमाया रहे हैं। तो ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तानी टीम की, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें अवेस क्रिकेट एक्सपर्ट हैं जो कि ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम अवेस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे बताइएगा आप किस तरह से देख रहे हैं ये टेस्ट सीरीज़ को। मेरा ख्याल है कि बल्लेबाज तो कुछ मायूस कर रहे हैं लेकिन बॉलर्स छाए हुए हैं। देखें, जब आप इंट्रो दे रही थी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है जो अल्फाज आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना कि सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, तो एक नज़र आता है कि पाकिस्तान ने इसका मतलब आज अच्छा दिन गुजारा है। लिटरली मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुद हैरान था कि जिस वक्त टीवी ऑन किया तो देखा ऑस्ट्रेलिया की टीम जो उनसी मुश्किलात का शिकार आपको नजर आई। लेकिन अब तक अगर बात करूँ तो 150 रन की लीड हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया की और ये अच्छी एक पार्टनरशिप इनकी बिल्ड हो रही है इस वक्त। स्मिथ की बात करें, मार्श की बात करें और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के भी शायद दिमाग में बात होगी कि अगर हम लोग 250 करने में कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है टेस्ट मैचेस के अंदर वो तीसरी और चौथी इनिंग्स बड़ी डेडली होती है पाकिस्तान के लिए। तो उसको देखते हुए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ज़रूर इस वक्त सोच रहा होगा कि हमें ब्रेक थ्रूज चाहिए। लेकिन वो जो एक पाकिस्तान का जो मैं कह सकता हूँ कि जो इश्क है ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ, खास करके चाहे डेविड वार्नर के कैचेस की बात ड्रॉप की, चाहे आज आपने देखा होगा मीर हमजा की बॉल पे कैच जोन सा फिर अपना उनका ड्रॉप किया गया, सॉरी आमिर जमाल की बॉल पे बल्कि मार्श का कैच जोन सा वो ड्रॉप किया गया था, वरना शायद ये सिचुएशन ना होती। तो पाकिस्तान टीम को मैं कहता हूँ कि शायद थोड़ा सा ना अपनी वर्किंग जो खास करके जो आपकी फील्ड कोऑर्डिनेशन एरियाज हैं उन पे काम करने की जरूरत है। लेकिन वैसे आपने वार्नर की बात की है, वार्नर ने आई थिंक से एक्नॉलेज भी किया है कि हमें बॉलर्स ने रूम नहीं दिया, तो बड़ा ये मतलब अप्रिशिएटिंग रिमार्क्स हैं। देखिए ये तो हकीकत है, पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज जिस तरीके से मैंने कहा ना कि सुबह जिस वक्त उठा और मैं देख रहा था पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को, जब उन लोगों ने एक प्रेशर सिचुएशन बनाई और ये ऑस्ट्रेलिया बहुत कम आपको ऐसी सिचुएशन में नजर आता है कि उनको लाले पड़ गए थे अपने कि हम इस मैच में कैसे निकलेंगे। आज तीसरा दिन, आपको पता 2 दिन अभी इस वक्त बाकी हैं टेस्ट मैच के। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त अपना इस्तेमाल किया पैचेस का। अगर बात करूं खास करके अगर मैं देखूं मीर हमजा की, तो आपने देखा होगा एक बॉल शॉर्ट ऑफ द लेंथ थी जहां पर वो डेविड वार्नर पुल करने गए, इनसाइड एज हुई, लेकिन जो ट्रेविस हेड को बॉल पड़ी है वो लिटरली बॉल मैं कहता हूं जो बाबर आजम को पैट कमिंस ने करवाई थी उस हिसाब की कुछ ना कुछ बॉल है, तो जो लेट इन स्विंग हुई। अच्छा अवैस, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, आप मुझे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैंने अभी खैर खबर भी देखी कि तनज़्ज़ुली हुई है बाबर आजम की रेटिंग में भी। बाबर आजम मुझे कुछ फिटनेस मसाइल का शिकार लग रहे हैं, या तो वो वेट गेन कर रहे हैं, उनके रिफ्लेक्सेस मुझे वैसे नहीं लग रहा है जैसे होते हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए ये जो रैंकिंग वाला मामला, ऑब्वियसली हर प्लेयर जो उनसे रैंकिंग के पीछे तो वो भागता है कि यार चलो कम से कम मैं रैंकिंग के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को हाईलाइट रखूं, लेकिन रैंकिंग्स जो सी हैं हर दूसरे दिन गिरती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो बड़ा प्लेयर हो, कोई भी प्लेयर हो, उसको रेस्ट भी दिया जाता है, वो खुद भी रेस्ट लेता है इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो ऑब्वियसली उसकी रैंकिंग गिर जाती है यहाँ पे। लेकिन बाबर आजम
मैं अभी भी जब देख रहा था मैच, तो अगर स्पेसिफिकली बाबर आजम की बात करूं तो कमेंटेटर्स को भी आप देखें, अगर 2 मिनट के लिए भी कैमरा अगर उनकी तरफ जाता है तो वो उसके बारे में बात करते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो। चाहे वो पैट कमिंस की आज आप स्टेटमेंट देखें, पैट कमिंस ने कहा इट्स बॉल ऑफ द ईयर जो मैंने बाबर आजम को की, और ऑब्वियसली बाबर आजम एक बहुत बड़ा बैट्समैन है और उसका इर्द गिर्द सारा वो कह रहे थे हमारा जो प्लान है वो उसके इर्द गिर्द घूमता है कि हमने इसको आउट कैसे करना है इस मैच के अंदर, इस सीरीज के अंदर। इतनी इंपॉर्टेंसी बाबर आजम रखते हैं। लेकिन बाबर आजम का जो मैंने अभी तक जो पहले टेस्ट मैच की बात करूं चाहे दूसरे टेस्ट मैच की बात करूं, वो प्रेशर में आई डोंट नो कि वो शायद कैप्टन थे, कैप्टनशिप से उतारा गया, तो एक वो टाइम लगता है बंदे को वापस उस रोल के अंदर आते हुए। और खास करके अगर बाबर आजम की शॉट सिलेक्शन की बात करूं तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में कवर ड्राइव्स बहुत कम लगती हैं, क्योंकि बॉल ज़्यादातर अपराइज आता है, आपको इतना आसानी से आप कवर ड्राइव नहीं खेल सकते, आपको बैकफुट पे बड़ी तगड़ी अपना पंच खेलनी पड़ती है। लेकिन बाबर आजम को मैंने जो उनका खास करके बैट है, कल की बॉल की अगर बात करूं तो बड़ा लेट आ रहा है। आई डोंट नो कि बाबर आजम के इस वक्त दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, शॉट सिलेक्शन के लिहाज से कर लें या बैट पैच उनका चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही अभी तक के मामले। लेकिन बहुत बड़े बैट्समैन हैं, सारे मामलात हैं, कप्तानी से भी उतारे गए। कुछ प्लेयर होते हैं जब कप्तानी से उतारे जाए वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, जैसे मैं भी कह रहा था कि रिलैक्स फील वो करेंगे। लेकिन हमेशा कहते हैं ना जो एक बड़ा बैट्समैन और बड़ा बॉलर है वो अपने बैट और बॉल से जवाब देता है, और ये राइट टाइम है लिटरली। अगर आप देखें ना 200-250 रन भी ऑस्ट्रेलिया कर देता है तो सबकी नजरें फिर आपके मिडिल ऑर्डर पे, ओपनिंग डिपार्टमेंट पे तो होंगी। सबकी नजरें शान मसूद और बाबर आजम पे होंगी कि वो किस तरीके से पाकिस्तान को स्टेबल इनिंग्स यहाँ पर अभी खेलते हैं। आपने शान मसूद की बात की है स्पेसिफिकली, अगर उनको देखा जाए तो वो बड़ा एग्रेसिव खेल रहे हैं, मतलब इंटेंट शो कर रहे हैं। यही वजह थी कि अब्दुल्ला शफीक को भी फिर मौका मिला, उसको फ्रीडम मिला, ऑन द अदर हैंड वो भी खुलकर खेला, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। देखिए ये वो अल्फाज है जो आपने भी यूज़ किया ना कि लिटरली मैं कहता हूँ कि लोग जो उनसे जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो वर्ल्ड कप में लोगों के कान पक गए होंगे बात सुन सुन के, इंटेंट की इसलिए बात होती थी कि जहाँ पर आप एग्रेसिव अप्रोच थोड़ी सी रखते हो, आप एक इंटेंट दिखाते हो कि हाँ हम यहाँ जीतने आए हैं, फाइट करने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री हमेशा रही, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन टीम की, कि ऑस्ट्रेलिया टीम के अगर आपने आगे खेलना है, अगर आपने काबू पाना है उसको ऑस्ट्रेलिया को, तो आपको एग्रेसिव खेलना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप जाके शैलो में रहते हो, कोशिश करते हो कि मैं बॉल्स को जो उनसे ज़्यादा बॉल्स डॉट बॉल्स खेल दूं, दैट मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आपके ऊपर हावी होगा, क्योंकि उनकी वो माइंडसेट ऐसा है, वो खेलते एग्रेसिव हैं। आप अभी भी देख लें मिचेल मार्श को 75 पे 53 वो कर चुके हैं। एक वक्त था मुझे याद है स्कोर कार्ड बिल्कुल रुका हुआ था, लेकिन एक एग्रेसिव अब स्कोर कार्ड चल रहा है। ये ऐसे ही खेलेंगे, इनका ये इंटेंट की बात है, इनका एग्रेशन है, ये ऐसे ही खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन की मेंटालिटी ऐसी है। तो पाकिस्तानी को इस चीज़ पे जाना पड़ेगा आपको। लेकिन इमामुल हक वैसे बड़ा मुझे तो मायूस कर रहे हैं। एक तो पता नहीं वो इतना स्लो खेलते हैं, रन रेट भी इससे मुतासिर हो रहा है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ आ रही है? इमाम का जब ऑन अ लाइटर नोट जब मैचेस स्टार्ट हो रहे थे, ये टेस्ट मैचेस सीरीज, तो किसी ने ट्वीट के ऊपर, क्योंकि इमामुल हक उस पर छाए हुए थे ट्विटर पे, तो एक दो बॉलें स्वीप हुई उनके बैट से, तो लोगों ने साथ ही ऊपर लिखा या अल्लाह रहम करी, पहला टेस्ट मैच का। तो ये इमाम का जो उनसे एक इशू मुझे पता है, देखें दो चीज़ें हैं। अगर मैं एवरेज के हिसाब से जाऊँ, 51 ऑड रन उनकी एवरेज है, वन ऑफ द बेस्ट। मैं कहता हूँ कि ही सूट्स इन द पाकिस्तान टीम, बैटिंग ऑर्डर के अंदर कोई भी टीम होगी उसको सूट करेगी, 51 की एवरेज है। लेकिन आप दूसरे एंड पे देखते हो कंसिस्टेंसी, उस बंदे की कंसिस्टेंसी नहीं रही। चाहे आप बात करें वनडे फॉर्मेट की बात करें, चाहे आप बात करें टेस्ट मैच फॉर्मेट की, तो उनकी कंसिस्टेंसी नहीं रही। पिछले टेस्ट मैच में भी आप देखें जो एक उन्होंने इनिंग्स खेली थी, जब वो खड़े हुए थे एक विकेट पे, अगर लोग कहें कि नहीं जी उन्होंने एक अपना एंड जॉनसन संभाला हुआ था, वो भाई मेरे कौन सा संभाला हुआ था एंड, वो सारा का सारा प्रेशर जो उनसे है वो माउंट करके गया है। तो प्रेशर आया क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा बॉलें खेली हैं, आप अपना रन्स आपके पास थे नहीं बोर्ड पे, आपकी विकेट्स भी गिर रही थी। फिर उसके बाद वो जो एक ओपनिंग डिपार्टमेंट का स्टांस होता है जब हम इंटेंट की बात करते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस ओपनिंग डिपार्टमेंट ने एक पूरा जाल बिछाना होता है आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए कि वो आगे आके स्टेबल इनिंग्स खेले। लेकिन जब आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट ही फ्लॉप जाएगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ हर्ट करेगी। अब्दुल्ला शफीक आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमारी ये जो 4 पेसेस के साथ जाने की स्ट्रेटेजी थी, आई थिंक सो ये काम किया है इसने, अच्छी रही है। है तो देखें क्योंकि आपके विकेट्स अपना इस वक्त आपकी इंटैक्ट है, लेकिन एक बात करूं तो मुझे अभी भी स्टिल फील होता है कि आपका एक बॉल स्पिनर आप शॉर्ट है, इंजरीज भी हैं, बाकी मामला हैं, तो ये बेस्ट प्लेइंग 11 थी जो आपने इस वक्त ग्राउंड में उतारी है, लेकिन आप स्टिल एक स्पिनर शॉर्ट हैं। शायद आप हसन अली की जगह एक स्पिनर को ऐड ऑन कर सकते थे, क्योंकि अगर आप बात करें नेथन लायन की, वन ऑफ द बेस्ट है अपना टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन उनको कुछ ना कुछ अपना सपोर्ट मिल रही है विकेट्स, अगर आप देखें उनकी बॉल को, तो इस वक्त तो स्पिनर बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर रोल प्ले करता है। क्योंकि अभी तक आप ऑस्ट्रेलियंस को देखें, दो चीजें ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस ज्यादा सूटेड है फास्ट बॉलर्स को, वो पसंद करते हैं बॉल अपना चेस्ट हाइट पे आए,
अच्छे तरीके से हम उसको खेल सके, बॉडी के ऊपर बॉल को लें, क्योंकि आप अवे फ्रॉम द बॉडी तो ऑस्ट्रेलिया में खेल नहीं सकते, आपको बॉडी में सही बॉल बात लेना है, पड़ता है। बिल्कुल। स्पिनर्स का ये होता है कि स्पिनर थोड़ा बहुत चैलेंजिंग पोजीशन देता है ऑस्ट्रेलियंस को, तो पहले भी नजर आया कि ऑस्ट्रेलियंस उसमें चैलेंज होते हैं, चाहे वो डेविड वार्नर की बात करें, चाहे जिसकी बात करें आप, क्योंकि आगा सलमान का भी आप देखें, डेविड वार्नर को स्लैश करने गए थे तो वो पकड़े गए एक जगह पे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्पिनर को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आपकी इंजरी वाला पीरियड भी है, लेकिन अप्रिशिएशन सबसे ज्यादा लिटरली कहता हूँ शाहीन शाह अफरीदी को मैं इसलिए भी देना चाहूंगा, बहुत ज्यादा मैंने भी क्रिटिसाइज किया, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि शाहीन वो नजर नहीं अब आपको आते, लेकिन आज शाहीन लिटरली नजर आए। ठीक है, पेस ड्रॉप बिल्कुल, तभी तो वो सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं, लोग इस हवाले से बात भी कर रहे हैं। फाइनली मैं चाहूँगी अवैस मुझे बताएगा कि अभी भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है, हमारी अप्रोच क्या, हमें अभी किस तरह से खेलना है, बस ये टिप दें फिर मैं आगे बढ़ूँ। देखें, जो टिप तो ऑब्वियसली जो वहाँ सबसे बेस्ट अपना माइंडसेट वहाँ पर बैठे हैं उनको बेहतर पता है कि इस वक्त विकेट की कंडीशन क्या है, लेकिन मैं खुद पर्सनली फील करता हूँ कि पाकिस्तान को इनको 250 के अंदर अंदर बुक करना पड़ेगा। देखें, क्योंकि टेस्ट मैच है और टेस्ट के अंदर मैंने कहा ना, चौथी इनिंग्स पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होती है कि जब आपने चेस करना हो, और ऑस्ट्रेलियंस जो से उनके भी दिमाग में बात ज़रूर होगी कि 250 के करीब अगर हम कर जाते हैं तो पाकिस्तान को जो से हम प्रेशर में ला सकते हैं। लेकिन एक बात इधर ऐड करना चाहूँगा, जो हर्षा भोगले भी इंटरव्यू में भी अपना कमेंट्री में बात कर रहे थे, ऐसा पाकिस्तानी उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ पर आया हूँ, मैं इंडियन कमेंटेटर हूँ जो अपना हूँ, मैं पाकिस्तानी वहाँ जो जर्नलिस्ट बैठे हैं उनसे उन्हें कह रहा था कि पाकिस्तान के हाथ में मैच है, पाकिस्तान जीत जाएगा, और हमारे जर्नलिस्ट अरे नहीं जी पाकिस्तान नहीं जीतेगा। तो यार ये जो स्टैंडर्ड ऐड हो ना कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ऐसे क्यों करते हैं, क्या नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर इस तरह डिमोरलाइज करने वाली बात है, आप अप्रिशिएट ही करें, बकअप ही करें, ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हवाले से अपनी राय से मैं आगाह किया। अब जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो बड़े स्पेशल मेहमान हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत स्पेशल काम है और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों की दुआएं भी ले रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सुनैन ख्वाजा मौजूद हैं और माशाल्लाह से ये बड़े ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। मैं पहले बता देती हूँ कर क्या रहे हैं, फिर इनसे मज़ीद बात करते हैं। जदीद दौर जो है वो स्टार्टअप्स का दौर है, आपको पता ही है, लेकिन अक्सर लोग ये समझ नहीं पाते कि आम कारोबार और एक स्टार्टअप में फ़र्क क्या है। जब आप सोसाइटी में कई मसाइल को हाईलाइट करें और उसका जदीद और ऐसा हल तलाश कर लें कि जिसके मुआशरे का तमाम अफराद फ़ायदा उठा सकें, वो स्टार्टअप्स कहलाते हैं। तो मुख्तसरन किसी भी शोबे में इनोवेशन स्टार्टअप कहलाता है। ऐसा एक स्टार्टअप है जो कि कोलेगिया.ai पाकिस्तानी नौजवान है, ये सुनैन ख्वाजा, ये इनका कारनामा है जिसकी मदद से स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। अब आप घर में बैठकर मुफ्त में दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये वेबसाइट काम कैसे करती है, मज़ीद मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। इस वक्त सुनैन ख्वाजा जो कि मेरे साथ हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह से बड़ी इनकी ग्रिप है जो ये काम कर रहे हैं उस पर। तो वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा सुनैन, मुझे ये बताएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने देखा Collegio.ai, मैंने ठीक प्रोनाउंस किया? Collegio.ai। हाँ, ये किस तरह से काम कर रही है वेबसाइट, और सबसे पहले तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपने कैसे सोचा कि मुझे करना है? हाँ जी, तो मेरा इस फील्ड में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मैंने 3 साल काउंसलिंग की अपना फर्म से, जो ट्रेडिशनल कॉलेज मार्केट काउंसलिंग लोग कहते हैं, जिनसे एक ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहे स्टूडेंट्स के साथ और वो स्टूडेंट्स को फ़ीस चार्ज कर रहे। और मैंने 3 साल ये काम किया और उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, पूरा दुनिया में, जो डिज़र्विंग है, जो टैलेंटेड है, मगर इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ये कॉलेज काउंसलिंग रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए। तो जब ये AI वेव आया था पिछले साल, मैं और मेरा को-फाउंडर ने सोचा था कि हम AI को कैसे इस्तेमाल करेंगे एक प्लेटफॉर्म में टू डू कॉलेज काउंसलिंग वर्क। और जब हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया और लॉन्च किया, हमने देखा कि हमारा इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है और हम ये प्लेटफॉर्म फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो जितने भी डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं वो हमारा प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते और दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच सकते और इनका कोई ऐसे कुछ फीस वगैरह चार्ज नहीं होंगे। मुझे ये बताएगा, जो ये वेबसाइट है Collegio.ai, अगर किसी को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो कि यहाँ पर अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, यहाँ पर अभी बैचलर्स कर रहे हैं और वो मुझे पूछते हैं कि भी हम चाहते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएँ, लेकिन आप हमें किसी कंसल्टेंट का बता दें जो हमें गाइड करे कि हमें जाना किस कंट्री में चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर रहेगी। फिर आपको पता है यहाँ से जो जाते हैं उनकी कोशिश भी होती है कि हमें यहाँ से पैसे ना मंगवाने पड़े, हमें वहीं पर जॉब भी मिल जाए और हमारी एजुकेशन भी वहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव ना हो, सस्ती हो।
तो इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए उनको क्या करना होगा, पहले ये बताइए। पहले चीज़ है आपको अपना इन्फॉर्मेशन डालना होगा कि आप बैचलर्स के लिए करना बाहर पढ़ना है, या मास्टर्स या PhD या MBA, जितने भी डिग्रीज़ है। फिर आप अपना अफोर्डेबिलिटी, अपने भी स्कोर्स है जो आपका, जैसे आपका GPA है कॉलेज में, या अगर आपने OA लेवल्स की आपने वो ग्रेड्स, या FSC जो भी है, आप अपने ग्रेड्स वगैरह डाल दें। अपने अफोर्डेबिलिटी, कुछ लोग का थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी होता है, फिर उस हिसाब से हम लोगों को रेकमेंड करेंगे कि शायद आप जर्मनी आपके लिए सबसे बेस्ट फिटिंग है, या US या कनाडा, और हम स्कॉलरशिप्स भी रेकमेंड करते। तो पहले चीज़ हम जितने भी डेटा ऑनलाइन है, और ये डेटा गैप जो प्राइवेट काउंसलर्स और स्टूडेंट्स के बीच में है, हम वो डेटा गैप को ब्रिज कर रहे, ताकि कॉलेज काउंसलर्स के जो एडवांटेज है प्राइवेट मार्केट में, जो वो बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करे, लाखों रुपीज़ या थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, उसका वो बेसिकली ख़त्म हो जाए। सही। अच्छा, इसमें अब मुझे क्या बताएगा, आप लोग इन पर्सन भी कांटेक्ट करते हैं यहाँ पे? बस ये वेबसाइट ही है, इसी पर आप ईमेल ही करेंगे, या फिर आप इन पर्सन ऑन कॉल आप बात नहीं करते? किस तरह ये वर्क करती है वेबसाइट? यहाँ फिर आप लोग किस तरह लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं एडमिशन्स को लेकर? हाँ जी, हमारा बेसिकली ये विजन है कि हमारा प्लेटफॉर्म से थ्रू 100% AI और डेटा ड्रिवन सोल्यूशन से थ्रू होगा। सो कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान से ताल्लुक़ नहीं होगा, सो कोई पर्सन काउंसलर नहीं होगा, और जितने भी हम AI और डेटा ड्रिवन सोल्यूशंस को इस्तेमाल कर सकते, दैट्स बेसिकली आवर गोल। ज़बरदस्त। अच्छा, ओके, अब ये AI इस वेबसाइट में किस तरह से काम कर रहा है, आपने इसको किस तरह यूटिलाइज़ किया है, और ये कितना बेनिफिशियल है आगे आने वाले वक्त के लिए? और दूसरा भी मैं आपसे बात करी थी कि आप तो एक तीर से दो शिकार कर देंगे, स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो रहा है, फिर जाहिर है कि आपको भी AI के यूज़ के साथ ये पता चल रहा है कि डेटा किस तरह इकट्ठा हो रहा है, और AI इसमें कितना सूटेबल रहेगा इसको आगे चलाने के लिए। मुझे बताइएगा AI से किस तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है? हाँ जी, AI बेसिकली एक चीज़ है जो पिछले साल में दुनिया में बहुत फैलाया है, और ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि हमारा जितने भी लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम किया हुआ है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सनल स्टेटमेंट है। सो अगर मैं एज अ काउंसलर अगर मैं काम कर रहा हूँ, एंड सम स्टूडेंट गिव्स मी अ पर्सनल स्टेटमेंट, मैं उनको पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर मैं कमेंट्स छोड़ूंगा, राइट? सो वी हैव ट्रेन्ड AI टू डू दैट। तो वो AI पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट्स देगा। एंड फॉर एग्जांपल इफ़ वी सी दुनिया के जितने बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड है, वी कलेक्ट देयर डेटा कि वो किस तरह का पर्सनल स्टेटमेंट्स पसंद करेंगे, किस तरह के एक्टिविटीज़ पसंद करेंगे, एंड देन बेसिकली हम स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करेंगे कि आप इस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर ले, आप ऐसे इस तरफ लिखो, एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड दैट वे बेसिकली वी कैन इंश्योर के स्टूडेंट्स के एडमिशन भी हो जाए, और हमारा काफ़ी सक्सेस स्टोरीज भी हो रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के पास कोई ऐसा भी प्लान है कि वो स्टूडेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई फाइनेंशियल हेल्प भी इसमें साथ आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर उनको कोई जहाँ पर जॉब के लिए पढ़ने के लिए अगर आना चाहता है, एडमिशन तो हो गया, लेकिन वहाँ पर जॉब ज़ाहिर पहले तलाश करेगा, फिर फीस उसको पे करना होगी, उनके लिए कोई मतलब जॉब सर्च के लिए भी कोई मैकेनिज्म है या नहीं? हाँ जी, अभी हम ये फीचर बिल्ड करें कि वो फॉर एग्जांपल अगर वो जर्मनी जाए, वो अपने इलाके में देख सकते कि कोई कौन से जॉब्स है अवेलेबल है फॉर एग्जांपल। बट मोस्टली हम यूनिवर्सिटी से थ्रू स्कॉलरशिप्स मांगते हैं कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, और हम ऐसा ऐसे प्रोवाइड नहीं करते। ओके, नाउ सनन, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आपने ये स्टार्टअप कैसे मतलब सोचा कि मुझे शुरू करना? ठीक है, फर्म में थे, आपने 3 साल वहाँ पे काम किया, लेकिन ये ख्याल कैसे आया कि आपको उस तरह एक वेबसाइट बनानी है और इस तरह से लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है? बेसिकली मुझे ये रियलाइज़ किया कि इतने टैलेंटेड नौजवान हैं पाकिस्तान में, पूरा दुनिया में, जिसके पास रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है। तो हमने यही सोचा कि हाउ कैन वी गिव देम दीज रिसोर्सेज, क्योंकि इतने टैलेंटेड लोग हैं, एंड इफ़ दे हैड द इंफॉर्मेशन, अगर उनके पास फैसिलिटीज़ हो, दे कैन गो टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो हम इनको कैसे मदद करें, एंड या बेसिकली हम ये चाहते कि सोसाइटी और इक्वल हो जाए, कि लोग जो आगे बढ़ाने चाहते वो कर सकते, एंड हमने ये सोच के ये प्लेटफॉर्म बनाया। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर आप स्टैनफोर्ड में पढ़ते हैं तो शायद आप बहुत अमीर होंगे, तो और आपके पास बहुत पैसा होगा, तभी आपका वहाँ पर एडमिशन भी हुआ और आप पढ़ रहे हैं। फिर कुछ लोग ये भी, कुछ बच्चे सोच रखते हैं कि पता नहीं वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की थिंकिंग क्या है, और पता नहीं हम उस स्टैंडर्ड पे पूरा उतर पाएँ या ना उतर पाएँ, तो वो शायद थोड़ा सा ना हेजिटेट फील करते हैं कि हम एडमिशन ही नहीं अप्लाई करते हैं, हम कहीं और देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे, पाकिस्तान में पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पे कितने जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, क्या फ़र्क क्या है? मैंने वैसे काफ़ी देखा कि लोग जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, और ये एक लिहाज तक आई थिंक ये सच बात है कि जनरली जो बाहर पढ़ते वो अमीर है, मगर ये स्कॉलरशिप्स की कमी की वजह से नहीं है, ये कॉलेज काउंसलिंग की फ़ीस की वजह से है, क्योंकि
एक आम स्टूडेंट को पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है अब्रॉड एंड थिंग्स लाइक दैट, तो एक अमीर बच्चा वो ये कॉलेज ट्रेडिशनल कॉलेज काउंसलिंग के इंडस्ट्रीज़ हासिल कर सकते एंड दे कैन पे दैट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो आम स्टूडेंट पे नहीं कर सकते। तो हमारा प्लेटफॉर्म से थ्रू हम ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ एक्सेसिबल बनवाते, क्योंकि these universities provide a lot of scholarships, बहुत scholarships को पैसे दे सकते ताकि स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ सकते, बट पीपल डोंट नो अबाउट इट। हाँ, ये बड़ी अपनी ज़बरदस्त बात की है, वाकई लोगों को इस बारे में नहीं पता। अच्छा, मुझे क्या बताइएगा कि अभी जैसा कि आपने ये स्टार्टअप किया और उसके बाद आप माशाल्लाह से बड़ा अच्छे से फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, आपको फाइनेंशियली मतलब कितने पैसों की ज़रूरत पड़ी स्टार्टअप के लिए? उनके बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कुछ नया भी शुरू करना चाहें या वो इस तरह की थिंकिंग रखते भी हों, तो वो ये डरते पता नहीं कितना पैसा चाहिए होगा, कितना पैसा लग जाएगा। तो आपने कैसे शुरू किया? कहीं आपने कोई हेल्प ली या फिर आपने मतलब अपने तहीं सब कुछ किया है? हाँ जी, तो मैं खुद सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में बेस्ड हूँ, क्योंकि वहाँ स्टैनफोर्ड है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा वेंचर कैपिटल नेटवर्क है और बहुत ज़्यादा वेंचर कैपिटल फर्म्स पाकिस्तान में भी मौजूद है, ऐसे कोई बात नहीं है। बट बेसिकली अभी पिछले 6 महीने 8 महीने में वी बेसिकली बूटस्ट्रैप्ड, और बूटस्ट्रैप एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि हम अपने आप को फ़ंड कर रहे हैं। और अभी पिछले 1-2 महीने में हम ढूंढ रहे फ्रॉम वेंचर कैपिटल फर्म्स आउटसाइड फंडिंग। तो अभी हम इस स्टेज पे पहुँचे, इन्वेस्टर्स बेसिकली इन्वेस्टर्स। और हमारा ये भी फ़ायदा है कि हमारा पाकिस्तानी टीम है, तो मेरा को-फाउंडर अमेरिका में होते मगर हमारा बाकी टीम पाकिस्तान में है, तो हम उस वजह से हमारा कॉस्ट इतना नहीं है। बट अक्सर इन्वेस्टर्स जो हम प्रोडक्ट को दिखाते वो हैरान हो जाते कि इतना अच्छा प्रोडक्ट बना, एंड दे डोंट नो कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी टैलेंट स्टूडेंट्स से सिर्फ थ्रू नहीं बट ऑल्सो जो ये प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि ये हम दुनिया के कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, हम AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, और देर शॉक्ड कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने ऐसे कुछ बनाया, और हमें बड़ा वो प्राइड फील होते है कि वी शो देम कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। अच्छा, अभी आप लोग सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका में ही हैं या फिर आप दीगर कंट्रीज़ में भी आप लोग अपना सेटअप बना रहे हैं और वहाँ से भी स्टूडेंट्स को मतलब गैदर कर रहे हैं क्योंकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले? हाँ जी, अभी हमारे स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पूरा दुनिया से, मगर हमारा जो ऑफिस है वो पाकिस्तान और US में बेस्ड है। अच्छा, ओके, मुझे थोड़ा सा ये बताएगा कि अभी अगर एक कॉमन, मैं अगर पाकिस्तानी की बात करूँ, वो बच्चा जो कि बाहर जाके पढ़ना चाहता है उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? जाहिर है आपके पास बहुत सारे बच्चे आते होंगे काउंसलिंग के लिए या फिर इस वेबसाइट को विजिट करते होंगे, अपना डेटा डालते होंगे, क्या रुझान क्या है? पाकिस्तानी बच्चे कहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ वो कहाँ पे है? आई थिंक ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा चीज़ें पे। तो वी आस्क देम फॉर एग्जांपल कि आप कौन से कोर्स पढ़ने चाह रहे हो। सो अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ने चाह रहे हो शायद यूरोप बेहतर है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हो शायद अमेरिका बेहतर है। तो इस हिसाब से वी रेकमेंड दम यूनिवर्सिटीज़ और लोकेशंस, क्योंकि शायद अगर कुछ लोग थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी है इनके लिए कनाडा बेहतर है, अगर कुछ लोग इमिग्रेट करने चाह रहे हैं तो UK बेहतर है। तो ये आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, बट वी फॉर वन हम एक वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है, हम पर्सनलाइज फीडबैक देते, पर्सनलाइज एडवाइस देते। तो हमारा सबसे ये बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको पर्सनलाइज एडवाइस मिलता है जो आपको सिचुएशन बेस्ट सूट कर रहा है। वी गिव यू एडवाइस बेस्ड ऑन दैट। ज़बरदस्त। ओके सनन, व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू स्टूडेंट्स कि व्हाई शुड दे विजिट योर वेबसाइट, और आप कैसे उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं? मैसेज अगर आपको देना चाहें जो आपको देख रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, बेसिकली मेरा ये आखिरी मैसेज है कि हमारा वेबसाइट अभी 100% फ्री है, और हमारा ये प्लान है, हमारा विजन है कि 100% फ्री रहे। एंड यानी कि इसमें डाउट है? नहीं, विजन 100% है। अच्छा। एंड हम ये चाहते कि पाकिस्तानी नौजवान और पूरे दुनिया के नौजवान दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में जाए, और द पीपल हु वांट टू एडवांस वो आगे बढ़े। एंड आई थिंक वी आल्सो वांट टू शो द वर्ल्ड के ऐसे कोई पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज़ में मौजूद हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, गूगल, एप्पल। और हमारा ये प्लान है कि ये $1 बिलियन कंपनी बन जाए, और वी शो द वर्ल्ड के पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी जैसे कि आप स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे हैं, आपने ही स्टैनफोर्ड को ही क्यों चूज़ किया अपने लिए? ठीक है, अमेरिका में इकोनॉमिक्स आपने भी खुद ही कहा कि अच्छी पढ़ाई जाती है और आप इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, बट वाई ओनली स्टैनफोर्ड? के मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा भी तो आप कहीं जा सकते थे। आपका एक्सपीरियंस स्टैनफोर्ड में कैसा रहा है? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा स्टैनफोर्ड में। तो स्टैनफोर्ड में दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी से मौजूद है, और कैलिफोर्निया में भी है, बहुत इनका वो मौसम वगैरह भी अच्छा है, ये भी डेफिनेटली एक फैक्टर था। और ये भी एंटरप्रेन्योरशिप सीन में इनका बहुत ज़बरदस्त है, दुनिया के नंबर 1 है।
तो स्टैनफोर्ड सिलिकॉन वैली का हार्ट में है, तो स्टैनफोर्ड के अराउंड बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स है, वेंचर कैपिटल फर्म्स, इन्वेस्टर्स जो आपने जिक्र किया। सो इस हिसाब से दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। ओके, अपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बताएगा कि इस वेबसाइट को लेके आपके आगे जहन में क्या है? अब इसके अलावा कौन सी सर्विसेज हैं जो प्लान रखते हैं कि लोगों को दी जाएंगी? हाँ जी, तो बेसिकली अभी जो ट्रेडिशनल मार्केट इंडस्ट्री है, हम इनको 100% रिप्लेस करने चाह रहे, और हमारा ये गोल है अगले 3 साल में 1 मिलियन यूज़र्स के लिए, 1.2 मिलियन यूज़र्स के लिए, पाकिस्तान से सिर्फ नहीं, अमेरिका से सिर्फ नहीं, मगर पूरा दुनिया में। और जब हमारे पास इतने यूज़र बेस आ जाता है, देन वी कैन ऑल्सो नेगोशिएट यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि हम कैसे स्टूडेंट्स को एवेल्यूएट करेंगे और हम फेयर एवेल्यूएशंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी SAT बहुत मशहूर है, और SAT के अंदर जिनके पास ट्यूटर्स है वो बेहतर करते हैं, जिनके पास ट्यूटर्स जो लोग ट्यूटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है वो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते उस इम्तहान में। तो वी हैव टू फिगर आउट वेज टू टेस्ट स्टूडेंट्स, जो फेयर टेस्टिंग है, कि अगर एक फॉर एग्जांपल रूरल स्टूडेंट है या ऐसे कोई स्टूडेंट है जिसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, वो कैसे कम्पीट करेंगे विद समवन फ्रॉम कराची जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। तो फेयरली हम इनको एवेल्यूएट करेंगे, और ये हमारा लॉन्ग टर्म सोच है कि हम कॉलेजेस से मिला के, यूनिवर्सिटी से मिला के, विल फाइंड अ वे टू evaluate the students fairly and level the playing field. Perfect. अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएगा कि अभी आपने बताया कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़ाहिर उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी हैं, और उनको ये मालूम ही नहीं होता कि वो स्कॉलरशिप्स किस तरह ले सकते हैं और कैसे वहाँ पहुँच के पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आप लोग उनको काउंसलिंग भी दे रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं, या पाकिस्तानी मिडिल क्लास है, हाँ जी, कितना खर्चा आएगा कि अगर बच्चा, एक पेरेंट है, सपोज अगर मैं अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहती हूँ पढ़ने के लिए, तो मेरे जहन में कितने डॉलर्स हों जो मेरे पास हों और मैं सोचूं कि हाँ मैं इसको भेजूँगा? अगेन ये बहुत वेरिएबल फैक्टर है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इवन विद इन द सेम कंट्री वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फीस चार्जेस में। तो आई थिंक 0 कॉस्ट भी हो सकता है, 100% कॉस्ट भी हो सकता है। तो रियली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, तालिब इल्म पे। 0 कॉस्ट सरप्राइजिंगली मतलब आया है। और कुछ ऐसे भी होते हैं स्कॉलरशिप्स के 110% स्कॉलरशिप्स है, वो जब वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को पैसे देता है, वो भी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं। ज़ाहिर है फिर उनको यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली एक्नॉलेज करती हैं और देती भी हैं। अच्छा, अब मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपसे पूछ लिया कि क्या किस तरह से क्या होना चाहिए। अब मैंने देखा बहुत सारे पाकिस्तानीज़ आजकल कनाडा का रुख कर रहे हैं, और वो वहाँ जाकर ज़ाहिर है उनको ये फ़ील हो रहा है कि शायद वहाँ पढ़ने के बाद हम लोग को इजीली जॉब भी मिल जाती है और वहाँ पे रहना भी आसान है। क्या आप मुझे बताएंगे कि कनाडा ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होती है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कहीं पे भी जाके वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको पता है इसके बाद जॉब मिलना और वहाँ पर रहना ये ज़्यादा बड़ा एक पॉइंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोच सकते हैं, अमेरिका या कनाडा? हाँ जी, इमिग्रेशन से लिहाज से डेफिनेटली कनाडा ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो एजुकेशन से फ़ौरन बाद आपको वो परमानेंट रेजिडेंसी वगैरह ये इस तरह की चीज़ें देते। अमेरिका में ऐसे कोई निज़ाम नहीं है फ़िलहाल। UK के भी ऐसे सीन है कि अगर आपके पास नौकरी है तो वो आपको फैसिलिटेट करेंगे, मगर कनाडा सबसे आसान है इस अच्छा, अब आखिरी छोटी सी बात मुझे बता दीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम कि कौन से ऐसे लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं या फिर कंसल्टेंट्स हैं जो कि उनको स्टडीज़ के लिए बाहर भेजना चाहते हैं या भेज देंगे, लाखों रुपया लोग अपना फंसा के बैठे हुए हैं, उनको सिंपली बता दें आप क्या कहेंगे? ये इनको रेकमेंड करूँगा कि हमारा वेबसाइट इस्तेमाल करें, ये फीचर्स अभी आने वाले, और हम हमारा ये भी 100% फ्री पे प्रोवाइड करेंगे। चले जी, यानी कि वहाँ ना फंसे, इनसे कांटेक्ट करें और ये बड़े बेहतर अंदाज में आपको फैसिलिटेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी मुझे एक वक्फा लेना, वक्फे के बाद फिर से आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और मैं उन हजरात से मुखातिब हूँ इस वक्त जो या तो गाड़ियाँ ख़रीदने का इरादा रखते हैं या फिर गाड़ियाँ बेचने का सोच रहे हैं। उन दोनों को चाहिए कि इस वक्त मेरी बातें गौर से सुने, क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है बड़ी वो इस हवाले से मौजूद शख्सियत हैं। अभी मैं आपको बताऊँ कि डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव और गैर मुस्तहकम जो सियासी सूरत हाल है उसके बायस रवां साल पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार रही है। गाड़ियों की फ़रोख्त में सालाना बुनियादों पर 55% जो कमी है वो रिकॉर्ड की गई है। इस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, पहले आप वो देखिए। उसके बाद मेरे साथ मेहमान जो कि सदर हैं पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के HM शहजाद साहब वो मौजूद हैं, जिनको मैं खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद शहजाद साहब हमें बताएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं जो मामलात इस नहज पर पहुँच गए।
अच्छा, अब यहाँ पर ना मेरे ज़हन में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या वजह है कि हम आज तक खुद को फील ही ना हो पाए। हमारा हमसाया मुल्क है भारत, जहाँ पर गाड़ियाँ वो खुद बनाते हैं और इतनी सस्ती वहाँ पर गाड़ियाँ हैं कि इलेक्ट्रिक कार छोटी सी, जो कि मतलब यहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि अब तो 30 तक पहुँच चुकी है, 30 लाख रुपए तक, वहाँ 1 से 2 लाख रुपए में आपको मिल जाती है। क्या वजह है, हमने कहाँ गफलत की या फिर हमारी नीयत नहीं थी, मुझे नहीं समझ आती। इसका जवाब शहजाद साहब आप मुझे देंगे। देखें, गफलत भी है और नीयत ज़्यादा ख़राब है। जब सुजुकी पाकिस्तान में आई, जब पाक सुजुकी बनी, अब ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे 80, 81, 82 की, एक डिलीशन प्रोग्राम एक MOU साइन हुआ कि जी हम 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ले आएंगे जब तक हम असेंबल्ड करेंगे। फिर हमने क्या किया, आस्ता आस्ता उसको हम बढ़ाते रहे, उसी MOU को, उसी के ऊपर काम करते रहे। हमने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी, हम लोकलाइजेशन की तरफ गए नहीं। आज जो कुछ भी हमारे साथ जो हो रहा है ये उन्हीं चीज़ों का नतीजा है। अच्छा, ये सिर्फ सुजुकी की नहीं प्रैक्टिस रही, टोयोटा, होंडा, सुजुकी तीनों की रही। फिर एक अरसे के बाद हमें ये लगा कि बहुत सारे और चाइनीज़ असेंबलर्स पाकिस्तान में आ गए, जिसमें किया आ गया, दीवान आ गया और बहुत सारी कंपनी आ गई। तो हमारे जहन में ये था कि भाई शायद हो सकता है हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं और एक सेहतमंद कंपटीशन मिलेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो गाड़ियों की कीमत नीचे आएगी, लेकिन उसमें भी हम नाकाम रहे। सबसे बड़ा जो इशू रहा है वो हमारे मुल्क में वो ये रहा है कि हम लोकलाइजेशन की तरफ नहीं गए। हम आज तक हम CKD, SKD असेंबली इंपोर्ट के मोहताज हैं। अगर वो आएगी ये तो समझ नहीं आती कि इंपोर्ट अगर हमें करनी ही है तो हम क्यों ना उन पार्ट्स की इंपोर्ट करेंगे जिससे हमारी प्रोडक्शन शुरू हो और हमारी गाड़ियों की कॉस्ट जो है वो कम हो और लोगों को सस्ती गाड़ियाँ मिल सके। जब इंपोर्ट करनी है तो हम पता नहीं क्यों असेंबल यहाँ पे करते, मंगवाते सारा कुछ बाहर से। असल बात यही है, हमें उन पार्ट्स की मंगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वो टेक्नोलॉजी ना हमारे पास, हमारे लोकल असेंबलर के पास है और ना ही वेंडर के पास है। जो यहाँ जो चीज़ें बन रही हैं ना, वो टेक्नोलॉजी उनके पास भी नहीं है। तो खुदारा देर आए दुरुस्त आए, आज आप अपनी इस्लाह कर लें, जो कुछ हो गया। आप अरबों डॉलर आप अपना प्रॉफिट कमा के ले गए, अरबों डॉलर। जो बहुत बड़ा हमें लॉस है वो CKD, SKD असेंबली इंपोर्ट करके जो हमारा डॉलर जाता है उसकी वजह से हुआ। चलें जी, जो हुआ उसको मिट्टी डालें, लेकिन आज तो आप अपने आप को ठीक कर लें। आज हम तैयार कर लें। हुकूमत देखें, ये केयर टेकर हुकूमत ने इनके खिलाफ पिछले दिनों एक्शन लिया और इनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। 3-3.5 महीने इनके लाइसेंस सस्पेंड रहे। सही, इस तरह के अगर एकदम हम पहले कर लेते, आज ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाते। वैसे मुझे लगता है इसमें शहजाद साहब की थोड़ी सी मोनोपोली भी है कि नेक्सस है, माफिया है। क्यों कोई कंपनी उस तरीके से काम नहीं कर सकी और ये वही कंपनीज हैं, उन्हीं की गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं, बस वही है। असल बात देखिए, हमारे मुल्क में ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि एक बहुत बड़ा माफिया है। जो टोयोटा बनाता है वो होंडा नहीं बनाता, जो होंडा बनाता है वो सुजुकी नहीं बनाता। बिल्कुल, तो ये कार्टेल तो हो गया, ठीक है जी। ऐसा ही है। अब ये दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ गाड़ी की कीमत ले ली जाती है पहले, फिर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, बाद वक्त साल भर बाद भी गाड़ियाँ दी हैं इन्होंने। फिर उस वक्त जो प्राइस है वो प्राइस भी आपसे ऊपर की रकम भी लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। और अगर हाजिर में गाड़ी चाहिए मतलब तो अगर एक दिन पहले प्राइस बढ़ गई है तो आपको वो पे करनी है, यहाँ बैठ पे करनी है। और फिर अगर हाजिर में फौरन गाड़ी चाहिए तो आप ब्लैक में गाड़ी खरीदें। मतलब कहाँ होता है दुनिया में? दुनिया में आप जर्मनी ले लें, जापान ले लें, हमसाया मुल्क ले लें, तुर्की ले लें, ईरान ले लें, उनकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, वो अपनी मुल्क की तरक्की का राज है। अब मुझे बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह जाने वो कब आएगी, पता नहीं, शायद हम भी बूढ़े हो चुके होंगे तब आएगी। मुझे ये बताएगा कि अभी ठीक है, हम ये देखते हैं कि डॉलर के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई, ज़ाहिर है डॉलर में पेमेंट होती है, पार्ट्स आएंगे, असेंबलिंग होगी तो वही गाड़ी आपको मिलेगी। अब जब डॉलर नीचे आता है तो वैसे तो लाखों रुपए बढ़ जाते हैं एक झटके में। कितना ये अनजस्टिफाइड है कि आप लाखों रुपए एक झटके में बढ़ा दें और अगर डॉलर कुछ नीचे आ रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़े। वो देखिए, मैंने आपको कहा ना कि ये कार्टेल बना हुआ है पूरा। अच्छा, हम कहते थे कि जापानीज असेंबलर माफिया जो है ना वही हरकत कर रहा है, लेकिन जो नए आए हैं
8-10 कंपनी नई आई है जिसमें मेजोरिटी सारी चाइनीज़ ही हैं। सही। तो हमने सोचा कि ये आएंगे, ये कंपटीशन देंगे, लेकिन ये भी आकर इनके रंग में रंग गए। इन्होंने भी लूटमार शुरू कर दी, इन्होंने भी वही प्रैक्टिस अपनाई जो वो पुराने करते आ रहे हैं। अब ये एक पूरा ग्रोह बन गया है। एक तो छोटा ग्रुप होता है ना, नहीं, अब ये ग्रोह बन गया है कि पाकिस्तान को लूटो। तो आज हमें हुकूमत को भी इस तरफ जाने की तो देखने की तो बहुत सख्त ज़रूरत है। इन लोकल असेंबलर को भी चाहिए भाई, ये मुल्क अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो तो ये मुल्क जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पैसे पहले ले लिए जाते हैं और गाड़ियाँ हम बाद में देते हैं, और इन्हीं के पैसों से CKD SKD असेंबली इंपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। ये जुल्म देखें। अच्छा, फिर कंपटीशन नहीं है। कुछ कंपटीशन इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ जापानीज़ दे रही थी, अब उसके ऊपर भी आपने इतनी कठिन चीज़ें डाल दी हैं। $1 ड्यूटी डाल दी, वो $1 ड्यूटी भी आ रही थी। फिर बहुत सारे इश्यूज आपने और उठा दिए कि भाई TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आती हैं वो पॉलिसी सही नहीं है। भाई पॉलिसी सही नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को आप सही कर लें। इस वक्त तमाम पॉलिसियाँ सही करने की ज़रूरत है। चाहे वो लोकल असेंबलर हमारे मुल्क में जो गाड़ियाँ असेंबल कर रहा है उनको भी एक लाइन ऑफ एक्शन दी जाए कि आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमारा वेंडर और असेंबलर मिल के टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में लाए। आज भी हमारे मुल्क की ज़रूरत कम से कम, अगर ये प्राइस कंट्रोल हो जाएं, कीमतें नीचे आ जाएं, 10 लाख गाड़ियों की ज़रूरत है। 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। आज लोग क्या कर रहे हैं बेचारे, वो पुरानी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं, 15 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, बिल्कुल ऐसा ही, 20 साल बहुत हो गई हैं, क्योंकि वो नई गाड़ी को खरीद में नहीं है, खरीद में नहीं। और जो यूज गाड़ियाँ आ रही थी। अच्छा, फिर इस चीज़ में एक चीज़ और भी हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि जब ये 55% जो कमी रिकॉर्ड हुई है ना सेल्स में, उसमें बहुत सारी कंपनीज ने डाउन साइजिंग भी की है। अब उन एम्प्लॉयज़ की कौन बात करेगा कि जिनको कंपनी ने निकाल दिया कि जी हमें तो मुनाफा नहीं हो रहा, तो लिहाजा अब आपकी ज़रूरत नहीं है, अब आप घर बैठे, हम तो अपना प्लांट बंद कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपको और बताऊँ, मैं तो क्योंकि मुझे इस कारोबार से वाबस्तगी कोई 45 साल की है, तो ये जितनी कंपनियाँ इन सबको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और इनकी तमाम चीज़ों को मैं बहुत गहरी निगाह से देखता हूँ। ये टोयोटा, होंडा, सुजुकी तो पुराने प्लेयर्स हैं ना, इनके अपने पास भी जो परमानेंट जो स्टाफ होता है वो नहीं है। अच्छा। ये वो कहते हैं ना डेली विजिट्स पे जो लोग आया, काम किया, पैसा दिया, सही और चले भाई। तो इनको ये आसानी क्यों है कि जब चाहते हैं ये प्लांट बंद कर देते हैं, क्योंकि लेबर शोर मचाने वाली है नहीं, वो लोग हैं नहीं। इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देखना चाहिए कि जो प्लांट कराची में लगे हुए हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, इनके पास स्टाफ है, जो ऊपर का स्टाफ है ना, जिनको हम कहते हैं कि वो स्टाफ जो ऑफिस का काम करता हो या इनकी प्रोडक्शन को देखता हो, वो तो जाहिर है मॉनिटरिंग भी तो किसी ने करनी है ना वहाँ पे। वो तो है, लेकिन जो असल गाड़ियाँ असेंबल करने वाला स्टाफ है, जो निचला स्टाफ है, कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब मैं चाहूँगी शहजाद साहब, वो लोग जिनको मैंने अभी मुखातिब किया था कि जो गाड़ियाँ ख़रीदने का इरादा रखते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? क्योंकि गाड़ियाँ तो बहुत महंगी हो गई हैं और ज़ाहिर है क़ुव्वत ख़रीद से बाहर भी हैं, वो क्या करें? देखें, इस वक्त तो रिक्शे पर सफ़र करें? नहीं, बात यह कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं उनको अगर गाड़ियों की कंडीशन अच्छी है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले वक्त में डॉलर जिस हिसाब से नीचे आ रहा है, आप देखना 330 पे डॉलर चला गया था, आज 280, 282, 83 पे है। तो एक तो ये फ़र्क गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, ये फ़र्क निकालना चाहिए। पिछले 2 साल में गाड़ियों की कीमत डबल हुई है। जो अल्टो आप समझ लें कि 15, साढ़े 15 लाख की थी, वो आज आप रजिस्टर्ड करके निकालें आप, वो 31 लाख रुपए की है। वो गाड़ी जिसमें आप बैठना भी पसंद ना करें। यही हमारे हमसाया मुल्क में ये गाड़ी 3.25 लाख की है। यानी अगर पुरानी गाड़ियाँ तो फिर भी मजबूत थी, तो 3 डब्बा टाइप इनका मटीरियल है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये अगर हम कह दें कि पड़ोसी मुल्क का अगर रुपया स्ट्रांग है तो 12 लाख पकड़ ले, 15 लाख पकड़ ले, ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में वो गाड़ी जिसमें आप सफ़र करना भी पसंद ना करते हो, रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड ना हो, जिसका पेट्रोल एवरेज भी अच्छा ना हो, वो गाड़ी आप अभी निकलवाएं 31 लाख की पड़ती है आपको। सही कह रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट से पहले मैं ये कहता हूँ, ये असेंबलर्स को अल्लाह ने मौका दिया है। देखें, कोविड के अंदर इनका बुरा हाल था, उसके बाद ये 16 महीने भी इनका
ये जो पिछले 16-18 महीने बहुत बुरा हाल है, भाई अपनी इस्लाह कर लें। लेकिन यही बात है ना, इसमें अवाम तो सफ़र करिए, लेकिन मैं चाहूँगी उस माफिया की भी बात करें जिनको रातों रात करोड़पति बनने का शौक है। बन चुके हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं, ये जो गाड़ियाँ सस्ती खरीदते हैं और उसके बाद जैसी रेट बढ़ता है गाड़ियाँ ब्लैक में भी पैसे लेके कौन करता है? इनका ऑथराइज डीलर करता है, इन कंपनियों का ऑथराइज डीलर। आप जाए कंपनी आपको गाड़ी नहीं देगी, इनका जो ऑथराइज डीलर है ना वो गाड़ी बुक करता है, और वो गाड़ी मनपसंद लोगों की बुक करता है। जो पिछले टाइम की बात करूं, आजकल तो बुकिंग खुली है, गाड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है। जो ये 55% कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये इससे ऊपर है कि जो गिरावट आई है। लेकिन बात ये है कि आज भी इनको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें, बिल्कुल, और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं। मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ, मैं जो भी कड़वी बातें करता हूँ इनके भले के लिए करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ एक बात नोट करता हूँ, मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि खुदारा जब तक अगर ये ठीक नहीं होते, आवाम को गाड़ी तो चाहिए। मियाँ बीवी 3 बच्चे, उसको गाड़ी छोटी चाहिए। खुदारा ये जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ आती हैं इसकी एज लिमिट बढ़ा दें, सही, और थोड़ी सी नज़रसानी करें पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि इस तरह की और भी अगर आपके जहन में पॉइंट्स हैं जो कि होने चाहिए, और जाहिर है गरीब आदमी के लिए आप लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, अरबाब इख्तियार को भी सोचना चाहिए। इस वक्त खुरम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया जो कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनको हम वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खुरम साहब, अभी हम लोग बात कर रहे हैं गाड़ियों के हवाले से ना, 55% सेल्स कम हुई है, लेकिन गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं। ओपन है मार्केट इस वक्त, लेकिन को खरीदने वाला नहीं है। सारा कुछ जुड़ा हुआ है डॉलर के रेट से। ये डॉलर का रेट जो है ये नीचे मजीद आएगा, क्योंकि फिर ये गरीब आदमी गाड़ी खरीद सकता है, वरना बैंक भी खाल उतारेगा और कंपनी भी खाल उतारेगी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, डॉलर का जो रेट है वो नीचे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, और ये ऊपर जाना एक्सपेक्टेड है कि डॉलर जो है आने वाले महीनों में, साल में, यानी आप कह रहे हैं कि नए साल में महंगाई होगी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि डॉलर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हमारा ट्रेड का सिनेरियो है, जिस तरह से हमने कर्जे वापस देने हैं डॉलर्स में, जिस तरह से हमारे एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, तो मुझे लगता है कि डॉलर की कीमत में इजाफा आहिस्ता आहिस्ता होगा। अभी स्टेबल है, लेकिन आने वाले महीनों में इसमें इजाफा हो सकता है। इसके अलावा आप गाड़ियों की अगर बात करें तो गाड़ियों के 2 बड़े रीजंस हैं। एक, फाइनेंसिंग जो है बहुत ज़्यादा महंगी है। नॉर्मली ये होता है कि गाड़ियाँ फाइनेंस होती हैं तो उसकी वजह से गाड़ियों की डिमांड में इजाफा होता है। तो आजकल फाइनेंसिंग रेट्स आपको पता है 24%, 25%, 30% तक जो है वो पहुंचे हुए हैं, इवन 35% तक पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आपके शरह सूद काफ़ी ज़्यादा है और उसकी भी अपने रीजंस हैं। उसकी वजह से गाड़ियों की फाइनेंसिंग नहीं होती तो गाड़ियों की डिमांड में कमी आती है। दूसरा बड़ा रीज़न ये रहा पिछले 1 साल में कि इम्पोर्ट्स जो है वो बंद रही, या ये कह लें कि जो इस तरह की इम्पोर्ट्स थी जिसमें गाड़ियाँ थी, मोबाइल फोन थे और दूसरी चीज़ें थी, उन्हें जो है वो कम किया गया, रोका गया, बंद किया गया, क्योंकि डॉलर आपके पास नहीं थे। तो 2 बड़े रीजंस ये हैं। तीसरी बात आपने की कि जी क्या गरीब आदमी गाड़ी नहीं ले सकेगा, ये मैं आपको बता दूं, ये जो गाड़ी होती है ये लग्जरी प्रोडक्ट है, ये गरीब आदमी नहीं दे सकता जब तक वो एक सर्टन जो है अर्निंग कैटेगरी में नहीं आता। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि मुल्क में मैस ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, उसकी हमें बात करनी चाहिए। गाड़ियों पे हमें नहीं कहना चाहिए कि जी गाड़ियाँ सस्ती कर दें, क्योंकि गाड़ियाँ सस्ती इसलिए कर दी जाएंगी क्योंकि हमारे पास तो हम यहाँ गाड़ियाँ तो बनाते नहीं है, हम तो बाहर से इंजन इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ मसला ही तो ये है ना, हम क्यों नहीं बनाते? हुआ है कि हमारे यहाँ इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है। जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हमें ये कहना चाहिए कि गाड़ियाँ सस्ती करने के बजाय, जिसकी वजह से हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ती हैं, हमें करना ये चाहिए कि हमें मैस ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट का काम ये है कि पब्लिक, देखिए खुरम साहब, मैस ट्रांसपोर्ट से ये तो होगा कि स्मोक में कमी हो जाएगी, लेकिन देखिए हर बंदा उस तरीके से नहीं बस स्टॉप पे खड़ा होके बसों का इंतजार कर सकता। यहाँ में भी हाँ बीवी बच्चे साथ होंगे, जाहिर है अगर किसी को कोई बीमारी है, मतलब ऐसे हम बड़े पैमाने पर इस तरफ नहीं जा सकते। लेकिन ये है कि देखिए अगर एक मियाँ बीवी है, उनके 2 बच्चे या 1 बच्चा है, तो उनको कुछ छोटी गाड़ी जो कि सस्ती गाड़ी हो, ये उनका हक है, उनको मिलनी चाहिए, जो वो उनकी कुव्वत खरीद में भी हो। मैं इस पर बात कर रही हूँ कि क्यों नहीं है, हम आज तक क्यों खुद कफील नहीं हुए कि अपनी गाड़ी बना सकें। हाँ ये पॉइंट ठीक है कि अपनी गाड़ी बनानी चाहिए, लेकिन पॉइंट मैं आपसे ये डिसएग्री करता हूँ
कि 2 बच्चे और मियाँ बीवी 2 बच्चे हों और वो खड़े होकर बस का इंतजार नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में होता है, यूके में होता है, सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज में ही होता है। तो आप हेल्थ केयर अपनी अच्छी करें ना, हेल्थ केयर आप अपनी अच्छी करें। देखिए मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान का खुर्रम साहब? देखिए हेल्थ केयर करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कि हेल्थ केयर बेसिक प्रोवाइड करना, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसकी हमें करनी चाहिए बात। इसकी वजह से आपके यहाँ बड़ी ट्रांसपोर्टेशन हो, गरीब आदमी सफर कर सके उसमें, हर गरीब आदमी गाड़ी नहीं। अच्छा, आपकी इस बात का जवाब जो है ना वो एचएम शहजाद साहब देना चाह रहे हैं। ये जो आपने बोला ना गरीब आदमी बस पे सफर करे, नहीं होगी। एचएम शहजाद साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। तो खुर्रम सलाम अलैकुम। खुर्रम साहब एचएम शहजाद साहब आपसे मुखातिब हैं। सलाम अलैकुम खुर्रम जी, कहिए। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा देखें, कुछ बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं और एक बात से मैं आपकी एग्री नहीं करूँगा, जो आपने कार को जो है लग्जरी बना दिया। कार जो है वो नेसेसरी है, हर उस शख्स की ज़रूरत है जिसको अल्लाह ने पैसे दिए हैं, कम दिए हैं, वो छोटी गाड़ी ले। और देखें आज फैमिली जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो किसी घर में 2-4 बच्चों से कम तो लोग होते ही नहीं हैं। तो क्यों नहीं वो गाड़ी हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो। और क्योंकि आपको पता है, हमने कई प्रोग्राम किए हैं और मैं हमेशा एक बात करता आया हूँ कि हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन नहीं है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। आज देखें ना, सुजुकी को आज तकरीबन 38 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, असेंबलर हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम लोकलाइजेशन की तरफ नहीं गए। वरना दुनिया के ममालिक की तरक्की का जो राज है दुनिया में, आप जर्मनी ले लें, जापान ले लें, एक बहुत बड़ा हिस्सा उन ममालिक की तरक्की का राज क्या है कि वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उनकी जो है वो दुनिया को जो है वो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क में ज़र मुबादला लेकर आती हैं और वो खुशहाल मुल्क है। देखें, आपने एक और बात की कि अमेरिका की बात कर दी आपने, शायद कनाडा की बात भी कर दी, तो ये थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूंगी खुर्रम, बिल्कुल आपने एचएम शहजाद साहब की बात सुनी है। ठीक, मैं हम लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बाकी गरीब की सफारी तो भाई जितना मैस ट्रांजिट प्रोग्राम हो ज़बरदस्त होना चाहिए, वो भी आराम से पहुंचे जहाँ उन्हें पहुंचना है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो फैसिलिटेट करें ना, उनकी क्यों बॉम्ब गिरा रहे हैं। जी खुर्रम, बिल्कुल जी बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल, मैं देखिए आपकी बात और शाह साहब की बात भी मैंने ये कही कि हमें बिल्कुल एक अपनी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, हमें अपनी पॉलिसी के थ्रू और इन सारे असेंबलर्स को ये चीज लागू करनी चाहिए कि आप यहाँ पे लोकलाइज ज्यादा करें, वेंडर इंडस्ट्री ज्यादा बेहतर हो और यहाँ पे गाड़ी बने और यहाँ से एक्सपोर्ट हो। तो देखिए ये बिल्कुल इस तरह को तो राय ही नहीं है, ये तो मुझे बोलने वाली भी बात नहीं है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेरा पॉइंट ये है कि दोनों चीजें हों। एक ये कि आप जो है गाड़ी एक अफोर्डेबल लोकल बनाएं, इंपोर्ट के ऊपर मत जाए। जैसे आपको पता है कुछ गवर्नमेंट्स ने ऐसा किया था कि पॉलिसी नीचे करके, रेट नीचे करके और कहा कि जी सस्ती गाड़ी कर दें या 10 लाख के अंदर गाड़ी कर दें, और उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा जो है ना वो बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोकलाइज करें, आप लोकल गाड़ी बनाएं, यहाँ पे गाड़ी बनाएं, पॉलिसी इतनी अच्छी हो कि यहाँ पे असेंबलर्स आए या मैन्युफैक्चरर्स आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ ना 30 सालों में। तो अब अच्छा खुर्रम 2024 में आप ऐसा होता देख रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है नए साल से? नहीं बिल्कुल भी नहीं। 1 साल जब 30-40 सालों में, जो एचएम शाह साहब ने कहा 30-40 सालों में नहीं हुआ, तो आप एक साल में ना एक्सपेक्ट करें। बट आप ये कह सकते हैं कि जी आप कंपटीशन इनवाइट करें कि जो यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करता है उसको लेट्स से 15 साल तक एक टैक्स इंसेंटिव मिलता है, एक जोन में आता है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज करे और एक्सपोर्ट के लिए हम पॉलिसी दे। तो पॉलिसी की बात है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी दे जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे आके यहाँ से बना के एक्सपोर्ट करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको सस्ती बिजली देनी है, सस्ती एनर्जी, सस्ते जो है लोग, स्किल्ड लोग देने, उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, आपकी ह्यूमन कैपिटल इस तरह से नहीं है क्योंकि ये सब कर सके। तो देखिए पूरी होलिस्टिक पॉलिसी देखे ना क्या है, वो सब काम करना पड़ेगा। बिल्कुल वो सब काम करना पड़ेगा। मैं चाहूंगी आखिर में आप शहजाद साहब आप कुछ देखें, पॉलिसी तो पिछली हुकूमतों ने भी दी इनको कि भाई आपने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आस्ता आस्ता जाना है, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि ये जो जितना पुराना असेंबलर है ना जैपनीज, इनके मुंह तो खून लुक चुका है और वो लूट मार में लगे हुए हैं। आज इतने बुरे हालात में भी उनके मुंह खून लुक चुका है। आप यकीन करें कि उनको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने के बजाय वो ये सोच रहे हैं कि ये दोबारा गाड़ियाँ कैसे। आज हम बात कर रहे हैं
पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की, दुनिया जो है हाइब्रिड्स के बाद Electric- इलेक्ट्रिकल कार के ऊपर चली गई है। अच्छा अब देखें ना, इलेक्ट्रिकल कार के ऊपर भी इन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को जो है ना बड़ी उल्टी सीधी बातें कही हुई है। बात यह है कि हमें दुनिया के साथ अगर चलना है और हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाना है तो ये तमाम चीज़ों को हमें देखना होगा। हमें 100% मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और अब ईवी का दौर है, अब इंजन टेक्नोलॉजी नहीं है, अब तो मोटर लग सकती है। पाकिस्तान में गुजरावाला और गुजरात एक ऐसी जगह है कि उनको अगर ये ट्रांस दिया जाए सही। तो ये मोटर बनना इतनी मुश्किल काम मुश्किल नहीं बात नहीं है, लेकिन वही बात है कि विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है। वो होगी तो दोनों काम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब, एचएम शहजाद साहब, आप दोनों का बहुत। और अल्लाह करे कि अरबाब इख्तियार जो हैं, जो भी आगे नए आने वाली हुकूमत है, वो इस हवाले से फोकस करे, सोचे और इस पर काम होना चाहिए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। बड़ी अच्छी खबर है स्पेशली पाकिस्तान के लिए, और जो टेनिस लवर्स हैं उनको तो बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को बिलाखिर डेविस कप की मेज़बानी मिल गई है। 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में मुकाबले होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी एहसाम उल हक करेंगे। तो पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसाम उल हक हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसाम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स एज वेल। एहसाम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि डेविस कप की तैयारियों के हवाले से आपके पास क्या बातें हैं जो कि आप हमसे शेयर करेंगे? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टू फर्स्ट वेट कि डिसीजन क्या होगा आईटीएफ का, डेविस कप कमेटी का, क्योंकि 2019 में भी जब इंडिया के साथ हमारा मैच होना था तो आईटीएफ ने और डेविस कप कमेटी ने हमारे अगेंस्ट डिसीजन दिया था। हमारी होम टाई थी बट वी हैड टू प्ले इट ऑन अ न्यूट्रल वेन्यू, जिसका मैंने बॉयकॉट कर दिया था। फिर मेरे बाद हमारी बाकी जो डेविस कप टीम थी उन्होंने भी बॉयकॉट किया था एंड वी एंडेड अप सेंडिंग अंडर 14 टीम टू प्ले इंडिया की ए टीम के अगेंस्ट। अब वी वर वेटिंग, दिसंबर में हियरिंग आई थी, 18 दिसंबर को मेरे ख्याल से फाइनल वर्डिक्ट आया है डेविस कप कमेटी का और आईटीएफ का। और जब से वो डिसीजन आया है पाकिस्तान के हक में, ऑब्वियसली मोरल बहुत ज़्यादा हाई हुआ है सब प्लेयर्स के अंदर, सब एथलीट्स जो हैं पाकिस्तान के, टेनिस लवर्स जो हैं, और मुझे बहुत बूस्ट मिला है। मैं स्पेशली अब लाहौर से इस्लामाबाद आया हूँ, पिछले हफ्ते से यहाँ पे ही हूँ मैं, प्रैक्टिसिंग विद द डेविस कप टीम, और यहाँ पे नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है वो खेल रहा हूँ। उसके बाद प्लानिंग टू गो टू थाईलैंड फॉर फ्यू वीक्स कि वहाँ पे सही तरह मैच प्रैक्टिस मिले और मैचेस खेलूँ ताकि वी कैन बी फुली रेडी इंशाल्लाह 3 और 4 फरवरी को डेविस कप जो होना है इंडिया के अगेंस्ट इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि इंडियन टीम के हवाले से कुछ उनके कंसर्न्स थे कि जी यहाँ पे इलेक्शन है, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे कि भाई जी नहीं आ रहे हम, तो अब वो आ रहे हैं ये डेविस कप खेलने या नहीं आ रहे? देखें अभी तक तो उन्होंने डिसाइड नहीं किया। जो ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल जो बैठा था 17 दिसंबर को, उसके अंदर जूम कॉल के ऊपर मैं भी था, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन से आसिम शफीक थे, हमारे सेक्रेटरी गुल रहमान थे, और इंडिया की तरफ से उनके कैप्टन थे और उनके सेक्रेटरी थे। तो वी हैड टू पुट आवर केसेस इन फ्रंट ऑफ द पैनल, और बोला का बहुत बहुत शुक्र है। आई थिंक वी एंडेड अप पुटिंग अ रियली स्ट्रॉन्ग केस इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की ऑलरेडी कि किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हमने इंडिया को हराया है। नॉर्मली हर जगह स्पोर्ट्स में स्पेशली जो भी इंटरनेशनल फोरम्स वगैरह होते हैं, इंडिया गेट्स अप गेटिंग अपर हैंड ऑन पाकिस्तान, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन हुआ है। एटलीस्ट मेरे करियर के अंदर पहली दफ़ा कोई डिसीजन जो है इंटरनेशनली पाकिस्तान के हक में गया है। एंड इंडियंस जो हैं उनकी फेडरेशन जो है ऑब्वियसली अभी भी उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। आई थिंक विद इन अ वीक और 2 दे हैव टू डिसाइड, क्योंकि उन्होंने वीज़ा अप्लाई करने हैं और फिर एक आईटीएफ की पूरी टीम होती है जिसने पाकिस्तान आना होता है। उनके रेफरीज होते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी तक उन्होंने वो होल्ड पे रखी हुई हैं। तो आई एम नॉट रियली श्योर अगर इंडिया आता है कि नहीं, लेकिन द फैक्ट इज अगर आते हैं तो भी पाकिस्तान की विनिंग सिचुएशन है, बिकॉज इट्स गोना बी एन हिस्टोरिकल टाई, और अगर नहीं आते तो पाकिस्तान विल गेट अ विन वाया वॉक ओवर एंड विल गो टू द नेक्स्ट राउंड। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएगा कि टेनिस के फ़रोग के लिए कितना खुशाइंद है कि हम लोगों को मेज़बानी मिली है, और बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप क्या इस पर सोच रखते हैं? नहीं, दिस इज़ ह्यूज जी, स्पेशली मैं तो रियली चाहता हूँ कि इंडियन टीम पाकिस्तान आए। आई थिंक इट विल बी ह्यूज बूस्ट फॉर द स्पोर्ट्स, फॉर टेनिस एंड फॉर पाकिस्तान इमेज इन जनरल। आई थिंक इट्स गोना बी अ हिस्टोरिकल टाई। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान की इंडियन टीम पाकिस्तान टेनिस खेलने के लिए आएगी डेविस कप के मैचेस, एंड हाइप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो गई है। द फैक्ट कि सारे टीवी शोज और हर जगह पे इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, टेनिस मैचेस की बात हो रही है,
जिस तरह क्रिकेट टीम अनाउंस होती है उस तरह टेनिस की टीम अनाउंस हुई जा रही है अब चैनल्स के ऊपर। तो जो बाकी टीम मेट्स हैं वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत मोटिवेटेड है। और मैं यहाँ पे भी मैं देखता हूँ नेशनल टूर्नामेंट के अंदर भी एवरीवन इज रियली फायर्ड अप एंड पम्प्ड अप एंड रियली वांट्स कि इंडिया पाकिस्तान आए, इवन दो देयर आर मच स्ट्रॉन्गर टीम। बट आई थिंक एज एन एथलीट यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स कह लें या डेविस कप टाइज कह लें, और मेरे ख्याल से एक बहुत ही मेमोरेबल टाई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपने बताया कि लड़के बड़े पम्प्ड अप हैं, बड़ा मोराल इस वक्त हाई है, तैयारी कैसी है, प्रैक्टिस कैसे हो रही है, क्योंकि जीतना भी तो है, अभी तो खैर मेजबानी मिली है। देखिए अब यहाँ पे हमारा भी नेशनल टूर्नामेंट्स का सीजन चल रहा है, प्रॉब्ली 4 टूर्नामेंट्स होते हैं, 5 टूर्नामेंट्स होते हैं ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर। तो सारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो अभी टूर्नामेंट्स ही खेल रहे हैं। देयर इज अनदर टूर्नामेंट नेक्स्ट वीक जो मेरे ख्याल से इनके सीजन का आखिरी टूर्नामेंट है, और उसके बाद फेडरेशन जो है वो डेविस कप टीम का कैंप लगा रहे हैं। मे बी देखो प्लानिंग ऑन सेंडिंग देम टू टर्की आल्सो फॉर फ्यू वीक्स कि वहाँ पे जाके ट्रेन कर लें। बट उसका सिर्फ मसला ये है कि टर्की में ग्रास कोर्ट्स नहीं होते। हमारी डेविस कप जो टाई होनी है वो ग्रास कोर्ट्स पे होनी है, तो वी हैव ग्रास कोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से बेस्ट तैयारी तो यही होगी कि लड़के जो यहाँ पे ग्रास पे प्रैक्टिस करें, सो वी कैन हैव दैट लिटिल एडवांटेज इंडियन टीम के ऊपर अगर वो यहाँ पे आती है फरवरी के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताएगा वैसाम, इसमें आप जो हमारी टेनिस फेडरेशन है इस अचीवमेंट में उसका कितना कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप? नहीं जी, सारा का सारा मेरे ख्याल से तो 90% ITF के साथ फेडरेशन जो है दे आर वही मामला सारे कर रहे होते हैं ऑन एंड ऑफ द कोर्ट। एंड आई थिंक द फैक्ट कि पिछले 8 सालों से पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने जो भी डेविस कप टाइज मुनक्किद किए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका जो रिजल्ट्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं, हैव बीन वेरी वेरी गुड। सारी टीम जो यहाँ पे आई हैं, इवन यूरोपियन टीम्स भी आई हैं, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, इस साल इंडोनेशिया भी होके गई, जापान होके गया, कोरिया, चाइना पिछले 8 सालों में, एंड दे ऑल सेंट वेरी पॉजिटिव फीडबैक। और उसमें सारा फेडरेशन को क्रेडिट जाता है, जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे, जो रहने सहने के इंतजाम थे प्लेयर्स के लिए और टीम्स के लिए। आई थिंक वो सारी रिपोर्ट जब ITF को जाती हैं तो दे मेक दिस डिसीजन। और सलीम सैफुल्लाह जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ऑब्वियसली दे ही वेंट टू फ्यू ITF मीटिंग्स के लिए भी, एशियन बोर्ड की मीटिंग्स के लिए भी, एंड बहुत अच्छा केस पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो है ना पुट किया है, और उसी के रिजल्ट्स हैं टू बी ऑनेस्ट। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। पता है क्या, ये हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा है कि उन्हें एक्सपोजर भी मिलता है, दुनिया कैसे टेनिस खेल रही है ये जानने का मौका मिलता है, और जब दूसरे लोग आके हमारे यहाँ खेलेंगे तो जाहिर है हमें तो बहुत खुशी होगी। मुझे ये बताएगा इसाम, पता नहीं क्यों मुझे ये फील होता है कि हम जिस तरह क्रिकेट के हवाले से देखते हैं कि बड़ा एक फीवर होता है, अवाम में एक शोर मचा होता है, फिर उन इवेंट्स को लेके भी आगे PSL आ रहा है, भी ड्राफ्टिंग और एक मतलब पता लग रहा है हैपनिंग है। टेनिस को लेके वो हैपनिंग उस तरह से, अब तो चले ये डेविस कप की मेज़बानी मिल गई है, बात भी हो रही है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर्स हमें नहीं ऐसा नज़र आता रहा, पता नहीं कहाँ गुम हो गया था, अब कुछ नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों है? बेसिकली जी वही है, उसमें मैं कहना नहीं चाहिए, मैं मीडिया पे बैठा हूँ अभी। आई थिंक द मीडिया हैज़ टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन दैट। जिस चीज़ को, जिस एथलीट्स को प्रमोट करेंगे, जो अवाम है वो उसी की तरफ रुजू करती है। आई हैव बीन ट्राइंग टू बी द फ्लैग बैरियर ऑफ पाकिस्तान टेनिस फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने रॉजर फेडरर को भी हराया हुआ है, नोवाक जोकोविच को भी हराया हुआ है, एंडी मरे को भी हराया हुआ है, तो वो चीज़ें यहाँ पे इतनी हाईलाइट नहीं होती। एंड मेरे ख्याल से मीडिया को वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी वो दिखानी चाहिए, और बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना चाहिए। अभी पिछले दिनों जो हमारा वर्ल्ड कप फुटबॉल का क्वालिफाई हुआ था, मोर देन 20,000 फुटबॉल मैच के लिए, एंड नोबडी वर एक्सपेक्टिंग दैट। तो बेसिकली द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस होते हैं हर स्पोर्ट्स के, जब वो मैचेस होते रहेंगे और क्राउड जाएगा देखने के लिए और प्लेयर्स को सपोर्ट करेगा, तो आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर भी उसमें इन्वॉल्व होता है और थोड़ा सा एक्साइटेड होता है। एंड आई थिंक मीडिया जो है दे शुड ट्राई द लेवल बेस्ट कि बाकी मैचेस भी, बाकी स्पोर्ट्स भी जो है ना चैनल्स पे दिखाएं, ताकि वो प्रमोट हो, एथलीट्स भी प्रमोट हो, और उसी तरह फिर ना सारी खेलों को फ्लोग मिलेगा। चलें जी, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर। अल्लाह करे कि मेज़बानी मिली और हम जीते भी, और टेनिस के लिए बड़ा अच्छा है। और बड़ी गलत बात है वैसे, हम लोग तो जब जब अच्छा परफॉर्मेंस दिया जाता है तो हम तो खैर बात भी करते हैं, उसको हाईलाइट भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, खैर सामने कहा कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, हम निभा रहे हैं, बाकियों को भी निभानी चाहिए। एनी हाउ, अब हमें बात करनी है बर्ड्स की। जो लोग परिंदों से प्यार करते हैं उन्हें बहुत खुशी होगी, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, और परिंदे तो वैसे ही बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़ी प्लेजेंट सी फीलिंग आती है परिंदों को देख के। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों केज में बंद परिंदे नहीं अच्छे लगते, वो आज़ादी से फिरते हुए परिंदे अच्छे लगते हैं। खैर अभी जो मेरे पास परिंदे मौजूद हैं वो इस वक्त केज में बंद हैं, और ये किस मकसद के लिए बंद है ये भी आपको बताती हूँ। इस वक्त एक कारोबार
की मैं बात करूँगी। कराची में हज़ारों अफराद इस कारोबार से वाबस्ता है जो कि परिंदों की देखभाल भी करते हैं, फिर उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, फिर ज़ाहिर है इससे उनको आमदनी भी होती है। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका नाम दानिश अली है, जो कि टीचर भी हैं, साथ साथ जो बर्ड्स की ब्रीडिंग है वो भी कराते हैं, और इसके हवाले से कोई इवेंट है जो कि होने भी वाला है, तो मैं उनसे पूछूंगी कि ये क्या है जिसका मुझे नहीं मालूम। इस इवेंट के हवाले से भी बताइएगा, और ये काम कब शुरू किया, कैसे शुरू किया। वेलकम टू आवर शो दानिश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, इट्स बीन अ प्लेजर टू बी हियर, और माशाल्लाह से थैंक यू फॉर द इन्विटेशन एंड इंट्रोडक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ कराची में नहीं, पूरा पाकिस्तान में तकरीबन सारे ही शहरों में इसकी अच्छी ब्रीडिंग चल रही है। और बर्ड्स ब्रीडिंग को लेकर आपने कोई केज की बात की, ये बेसिकली हैबिटेट में ही ये केज बर्ड्स हैं। ये नॉर्मली नहीं रह सकते किसी भी हालात में, क्योंकि इनको ये डिपेंडेंट हैं ह्यूमंस पर, क्योंकि इन्हें हमने दाना ही देना होता है, वो दाना ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होता है हर जगह। तो ये हमेशा से इन केज हैबिटेट में ही रहे हैं, ब्रीड हुए हैं, इनब्रीड हुए हैं, और एक अच्छा बिजनेस भी डेवलप हुआ है इसका पूरे पाकिस्तान में। इट्स जस्ट नॉट इन कराची, बहुत बड़े लेवल पे। स्पेसिफिक से टर्म भी है, एविकल्चर क्या है? एविकल्चर, ये एक बेसिकली एविकल्चर फील्ड है, बर्ड्स ब्रीडिंग, एंड द पर्सन हु डज इट, इट्स कॉल्ड एविकल्चरिस्ट। सो बेसिकली वी आर इनटू एविकल्चर। आप एविकल्चरिस्ट हैं? एविकल्चरिस्ट। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताइएगा, ये जो बर्ड्स इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं ये इनकी ये क्या नाम है इस नस्ल जो का? बर्ड्स अभी मैं लेकर आया हूँ, ये ह्यूविंग ऑपलाइन है। अगेन ऑपलाइन इज अ म्यूटेशन, एंड ये रेयरेस्ट बर्ड्स में से होते हैं। इसी तरह फिशरी बर्ड्स हैं मेरे, अगर आप देखें तो इट्स वॉयलेट कलर में एंड इन स्लेटी कलर्स में। सो यू नो, इसके बहुत सारे डिफरेंट म्यूटेशंस होती हैं, और वो जब आपस में एक दूसरे से म्यूटेट करती हैं तो एक नई म्यूटेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो इट्स अ नेवर एंडिंग गेम, अलग अलग कलर्स, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, अलग अलग। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग शायद ये कलर्स भी खुद सोचते हो कि ऐसा कलर क्या आना चाहिए। नहीं, बेशक देखिए, अल्लाह ताला ने ये इसका थोड़ा सा जो सिस्टम है वो ब्रीडर्स के हाथ में भी आप कह सकती हैं रखा है कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अपनाते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो जो चिक्स उनके प्रोड्यूस होते हैं वो फिर एक डिफरेंट कलर्स में आते हैं, अलग आंखों में आते हैं, कुछ ब्लैक आइज में हैं, कुछ रेड आइज में हैं, कुछ यू नो डिफरेंट कलर्स में, कॉम्बिनेशन में। हुड कलर वाइट हो जाएगा, हुड कलर येलो हो जाएगा। So, अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा इससे अर्निंग कितनी हो जाती है, कि मतलब ये ऐसा बिजनेस है कि जो स्टार्टअप्स का सोच रहे हैं वो भी क्या इसको मतलब कर सकते हैं? बिल्कुल। देखें, इसमें अर्निंग्स का आप एस्पेक्ट इस तरह से लगा सकती हैं कि एग्रीकल्चर दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में उसका जीडीपी में एक अच्छा परसेंटेज होता है। सो घर बैठे हुए आप इजीली इनको ब्रीड करवा के, क्योंकि इनके लिए आपको ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, एक छोटी सी जगह में 4-5 पिंजरे रखकर एक 4-5 पेयर से काम शुरू किया जा सकता है। और अच्छा दाना पानी आप करें, अच्छी वेजिटेबल्स डालें। हमारे कंट्री में आपको पता है हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, अब ये एग्रीकल्चर है, सो एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो यहाँ पे हमें इजीली ग्रेन्स वगैरह, कॉर्न्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो हम इनको सर्व करें और ये अच्छी ब्रीड करते हैं। मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ मैनेज करना है, सारा काम इन्होंने खुद करना है, सारा काम खुद करना है। अच्छा, अब ये जो वो वाला बर्ड है ना, आई थिंक सो कि आज से तकरीबन कुछ वक्त पहले कम से कम 1.5 लाख रुपए का एक था। जी। अब ये इसकी प्राइस काफी कम हो गई है। ये क्या मैकेनिज्म है, कैसे कम हो गई? कोई भी बर्ड, और महंगा क्यों था इतना? मैं बता रहा हूँ, कोई भी बर्ड जब भी नया म्यूटेट होता है, नई म्यूटेशन दुनिया में आती है और किसी कंट्री में आती है, जैसे पाकिस्तान में ये ग्रीन ऑपलाइन जो है, जो इस वक्त मौजूद है सामने हमारे, जब ये आया था आज से कोई 4-5 साल पहले, तो ये तकरीबन 4 लाख का पेयर था। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता 5 साल, यानी जब पुराने हो गए, पुराने नहीं हो गए। अगेन एक बिजनेस मॉडल है, जो चीज़ रेयर होगी, कम लोगों के पास होगी, वो महंगी होगी। जब आप उसको ब्रीड कराएंगे और जब वो ज़्यादा लोगों के पास चली जाएगी और वो और ब्रीड हो जाएगी, तो वो सस्ती हो जाएगी। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइए कि लोग इतना शौक रखते हैं कितने महंगे बर्ड्स खरीद के रखे कि 4-4 लाख रुपए का पेयर? 4 लाख रुपए का पेयर यहाँ पे आई थिंक मैं सस्ता बता रही हूँ। कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो अराउंड 4 मिलियन रुपीस तक के भी होते हैं, और लोग खरीदते भी, और बहुत शौक से खरीदते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। आप सिर्फ ये नहीं है कि लोग ऐसे खरीदते हैं, लोग इंपोर्ट करवा के खरीदते हैं। बच्ची की शादी करा दो 40 लाख रुपए का परिंदा, मतलब आई मीन टू से व्हाट इज दिस? नहीं, डिफरेंट म्यूटेशन, मैंने आपसे कहा ना, बहुत सारी डिफरेंट म्यूटेशंस होती हैं, जो बहुत रेयर होती हैं, वो सबसे महंगी होती हैं, और जो आहिस्ता आहिस्ता म्यूटेट होकर लोगों के पास पहुंच जाती हैं, ब्रीडर्स के पास पहुंच जाती हैं, फिर वो थोड़ा सही है, समझ गई मैं। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो लोग ये शौक रखते हैं,
मतलब उन्हें क्या चीज़ अपील करती है कि वो कहते हैं कि मतलब ठीक है, परिंदे किसको बुरे लगते हैं, चहचहाते परिंदे सबको अच्छे लगते हैं, कलर्स देखने का सबको दिल चाहता है, तितलियां, परिंदे, प्लांट्स, ये सभी को अच्छे लगते हैं। मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं 40 लाख रुपया क्यों खर्चूंगी? नहीं देखिए 40 लाख, मैंने आपसे कहा ना 40 लाख हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। मैंने कहा ये आपने मुझे एक हाईएस्ट अमाउंट पूछी कि भाई ये बर्ड, चले आप 40 लाख छोड़ दें, 10 लाख पे नहीं आते हैं लोग, आते हैं लोग 2 लाख भी खर्च करते हैं, लोग 1.5 लाख भी करते हैं, लोग 5,000 रुपए भी खर्च करते हैं। बेसिकली जिसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना होता है वो उतनी ही इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा। तो अगर आपको ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आप उतनी इन्वेस्टमेंट करें। तो बिजनेस तो चलेगा भी तो तभी ना जब कोई खरीदेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। मैं अब ये इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि लोगों ने ये इसको हॉबी कम बिजनेस इसीलिए कहते हैं कि पहले ये हॉबी है फिर ये बिजनेस है। तो अगर किसी को शौक होगा तो ही तो वो लेगा, ऐसे तो आप या मैं नहीं लेंगे, जो शौकीन होगा वो ही लेगा। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, इन बर्ड्स को जब मैं देखता हूं, जब अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी मैं इन बर्ड्स को ऑब्जर्व करता हूं तो इनसे मुझे एक पॉजिटिव वाइब या एनर्जी आती है, क्योंकि ये इतने वाइब्रेंट होते हैं, ये इतने आप समझ लें इतने इनके अंदर एनर्जी होती है। जब ये दाना वाना आपस में एक दूसरे को खिला रहे होते हैं, अपने बच्चों को फीड कर रहे होते हैं उस एक केज के अंदर, तो एक आपको एक निज़ाम समझ में आता है, एक मज़ा आता है, और वो ये वही फील कर सकता है जिसको इसका हॉबी। अब आप समझे कि क्यों लोग क्यों इतने पैसे खर्च करते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको सीरियसली बताऊं कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो कि घरों में जब अकेले होते हैं या उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं, भले शादी हो के या फिर की पढ़ाई के सिलसिले में, तो वो अपने घरों में ऐसे बर्ड्स को रखते हैं क्योंकि इनके चहचहाने की आवाज़ से उनको घर में रौनक सी महसूस होती है। तो ये बड़ी प्यारी सी फीलिंग होती है, तभी ये इतने कीमती भी होते हैं कि लोग इनको अपने पास रखते हैं। तो वैसे तो मुझे वो वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन एनी हाउ मैंने इसको पकड़ लिया। वैसे तो ये भी बहुत खूबसूरत है, इनके कलर्स बहुत प्यारे, ग्रे हैं और एक ये पेयर है पूरा। अच्छा, पेयर है, ये पेयर है पूरा। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इनकी फीडिंग मतलब किस तरह होती है, इनकी टेक केयर कैसे की जाती है, जो लोग खरीद के रखना चाहते हैं उन्हें कैसे इनका ख्याल रखना चाहिए? आपके अपने जिस एरिया में भी आप रहते हैं वहाँ पे पेट शॉप लाजमी होगी, जो फीड शॉप जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे इजीली दाना अवेलेबल होता है, आप वो परचेज करें और वो दाना इनको दें। नॉर्मल वेजिटेबल्स कभी काट के दे दिए आपने, एग्स वगैरह को आपने मैश करके डाल दिया, एग एंड बिस्किट बना के डाल दिया। सो इतना ज़्यादा इनको रखने के लिए आपको, जैसे हम बकरे या गायें वगैरह रखते हैं तो हमें प्रॉपर एक जगह चाहिए होती है और एक एफर्ट चाहिए होती है। इतनी एफर्ट नहीं है इनको रखने में, बिकॉज आप छोटे से केज में रख लेते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि बहुत सारे लोग जो रिटायर्ड हो जाते हैं या जो घर पे अकेले होते हैं, तो अगर वो यही काम ऐसा काम भी लेके करना शुरू करें और इसमें से 4 पैसे अगर आते हैं तो क्या बुरा है। सो यही ऐसा ही हो रहा है आजकल, जितने भी लोग रिटायर्ड हो रहे हैं। पाकिस्तान में क्या रेशो है इस लिहाज से, कितने लोग हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? आई बिलीव दे आर इन थाउजेंड्स, नॉट इवन इन 100, दे आर इन थाउजेंड्स। बहुत लोग हैं और पूरे पाकिस्तान में हर शहर में है। लेट इट बी क्वेटा, नारोवाल, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इवन टंडो आदम ले लें आप, या यानी हर जगह पे हो रहा है, हर जगह ये। अच्छा, पता है अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब का एक सवाल आया, वो ऑनलाइन ये परिंदे खरीदना चाहते हैं, तो वो मुझे कह रहे हैं कि इनसे पूछें कि ऑनलाइन मुझे कैसे मिलेंगे। देखिए ऑनलाइन आप OLX पे सर्च कर लें, आपको OLX पे मिल जाएंगे। फेसबुक पे डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं मार्केट के नाम पे। होम डिलीवरी भी हो रही है। देखिए होम डिलीवरी भी हो जाती है, बट इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट और आप किससे ले रहे हैं। आप हर किसी से बर्ड ले भी नहीं सकते, कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाती है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट इज कि आप जिस किसी से भी बर्ड ले रहे हैं आप हेल्दी बर्ड लें आप। अच्छा, बाय द वे जो बर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं लव बर्ड्स का, इनका एक और इशू DNA का भी है कि कभी कभी दोनों मेल निकल आते हैं, कभी कभी दोनों फीमेलें होती हैं। तो बेसिकली हम इनका DNA कराते हैं टू अंडरस्टैंड देयर जेंडर, एंड देन फिर हम इनको पेयर फॉर्म में रखते हैं। एक्सपेंस आता होगा। एग्जैक्टली, इसका DNA होता है और DNA बाकायदा लैब्स इनको हम अकोमोडेट करती हैं और हमें इसका सर्टिफिकेट देती हैं, क्योंकि हर बर्ड के पैर में आप देखें रिंग होता है और उस रिंग के कोड का DNA होता है, तो पता चलता है ये मेल है या फीमेल है। ये नाक वाक से नहीं अंदाजा लगा सकते हम इस बर्ड्स को। अभी एक और ऑन अ लाइटर नोट सवाल आया कि इनकी डिलीवरी कैसे होती है। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि खवातीन तो नहीं है कि जो हॉस्पिटल में इनकी डिलीवरी होगी, भाइयों वो बहुत चुकी थी बात कैश ऑन डिलीवरी की, और ये डिलीवरी जनाब बाइक पे होती है। बाइक पे जाते हैं, डब्बा उठा के केज और डिलीवरी हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं हेल्दी बर्ड्स का कैसे पता चलेगा कि हेल्दी है? देखिए चिर्पिंग कर रहे होंगे बर्ड, आपको नजर आ जाएगा बर्ड को देख करके, वाइब्रेंट बर्ड होगा, प्रॉपर्ली अपना बैठा हुआ होगा। जो इल बर्ड होता है वो थोड़ा बीमार सा लगता है, फूला हुआ होता है, नीचे जमीन पे आके बैठा होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये बर्ड्स बैठे हुए हैं स्टिक पे। सही, तो इट मींस कि ये हेल्दी एक्टिव है, तभी ये स्टिक पे बैठे हैं। जबरदस्त। अच्छा, इस वक्त हमें उनसा शाह ने ज्वाइन किया है जो कि टैरो कार्ड रीडर है, उनको हम वेलकम करेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उनसा।
उनसा मुझे आप सुन सकती हैं? मुझे लगता है उनसा इस वक्त सेटिंग कर रही हैं कि मुझे किस तरह बैठ के सैरिश से मिलना है। उनसा मुझे आप सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल सुन सकती हूँ। उनसा मुझे लग रहा है हमने आपको जल्दी में उठा दिया है। नहीं, मैं तो सेगमेंट एक्चुअली इन्होंने अर्ली कहा, फिर बाद में इन्होंने कहा लेट हो जाएगा तो मैं नाश्ता करने बैठ गई। ओहो चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, अभी मेरे साथ दानिश अली मौजूद हैं जो कि बर्ड्स की ब्रीडिंग कराते हैं और माशाल्लाह से बड़े प्यारे बर्ड्स इनके पास मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए और आपसे पूछूं कि दानिश का जो ये बिजनेस है ये कितना चमकने वाला है साल 2024 में। हाँ, चमकेगा तो सही। यहाँ पर पैसे का फायदा भी लग रहा है, ओहो। फेम भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की बहुत अच्छी एनर्जी है। और अगर ये इंडिपेंडेंटली काम करे तो बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है कि वो साथ इंडिपेंडेंटली करेगा। मैं इंडिपेंडेंटली ही कर रहा हूँ। जबरदस्त। इंडिपेंडेंट ही मुझे इनका जो नजर आ रहा है फ्यूचर बहुत जबरदस्त लग रहा है, तो इनको काम करते रहना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि ग्रोथ जो है वो स्लो हो सकती है, लेकिन इनको काफी प्रॉफिट होगा इस चीज में। चले जी, जबरदस्त। अच्छा, मुझे बात सुनिए उनसा, पाकिस्तानियों का तो हाल वाल में आपसे लेती रहती हूँ, ज़रा जल्दी से मुझे ये बताएं कि मेरे लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है, क्योंकि अभी साल ख़त्म होने में दिन है, आपसे फिर बात होगी, पाकिस्तानियों की बात भी करेंगे। आज मुझे बताएं मेरा कैसा रहने वाला है। 2024 आपका कैसा रहेगा? हाँ। अब देखिए, आपकी तो पूरी मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतना टाइम। चले छोड़े चले फिर आप कैलकुलेशन करके रखें और इंशाल्लाह सम अदर डे सम अदर टाइम सिंपली बस मुझे ना जल्दी से क्विकली, क्योंकि आई हैव जस्ट 3 मिनट्स, मुझे बता दें कि पाकिस्तानियों के सितारे क्या कह रहे हैं। एरीज की बात करते हैं तो एरीज वालों के लिए आने वाला टाइम अच्छा रहेगा। जजमेंट का कार्ड है, कोई पुरानी चीज दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा रिलेशनशिप कोई पुराना बन सकता है, आपकी लाइफ में कोई एक्स वापस आ सकता है, कोई पुराना बिजनेस दोबारा स्टार्ट है। और टॉरस की बात करें तो टॉरस वालों के पास पैसा आ रहा है, कोई काम करे तो उनको प्रॉफिट होगा। जेमिनाई वालों के लिए थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, कामों में रुकावटें, डिलेज होंगी जेमिनाई वालों के लिए, लेकिन आगे जाके किस्मत जो है उनका साथ देगी। कैंसेरियंस वालों के लिए कोई गुड न्यूज आ सकते हैं, काफी खवातीन कैंसेरियन जो है कंसीव कर सकती हैं, या बिजनेस से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज आ सकती है। लियो वालों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ओवर बर्डन नहीं हो, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और काफी बिजी रहेंगे लियो के बाद है जनाब वर्गो वाले बहुत डबल माइंडेड रहते हैं, इंडिसाइसिव बहुत है, कोई फैसला नहीं कर पाते, चाहे काम हो, चाहे उनका करियर हो, चाहे उनका रिलेशनशिप हो, तो डबल माइंडेड वाली एनर्जी है। लिब्रा वाले जो हैं उनके लिए भी कोई गुड न्यूज आ सकती है, स्पेशली जॉब, करियर, बिजनेस से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, कोई न्यूज उनको अच्छी मिलेगी। स्कॉर्पियो जो है हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, स्पिरिचुअल कार्ड है, इंट्यूशन इनका क्या कहता है उसको फॉलो करें। हो सकता है कोई सच्चे ख्वाब स्कॉर्पियो देखे तो उस पर गौर करें, उसको इग्नोर नहीं करें। मुझे ख्वाब ही नहीं आते। ख्वाब नहीं आते नहीं, अब आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। आने वाला टाइम की कह रहे हैं ना, तो फ्यूचर की बात कर रही हूँ, तो ऐसे कोई ख्वाब आपको नजर आ सकते हैं, या वैसे ही स्पिरिचुअली कोई प्रैक्टिसेस आप करें तो बहुत अच्छा है। मेडिटेशन करें, योगा करें, या थोड़ा सा अल्लाह से अपना थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सेजिटेरियस वालों के साथ अगर कोर्ट वगैरह में कुछ लीगल मामला चल रहे हैं तो उनकी फेवर में चीजें जाएंगी, चीजें बैलेंस करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सेजिटेरियस के लिए। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ट्रैवल नजर आ रहा है, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है कैप्रिकॉर्न के लिए। एक्वेरियस जो है वो पैसा कमा रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है एक्वेरियस वालों के पास, कोई काम, कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। पाइसेस वाले हैप्पीनेस नजर आ रही है, कुदरती सपोर्ट भी है, आपके फादर भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जबरदस्त। थैंक यू सो मच उनसा, क्योंकि टाइम्स अप और अब हमें इजाजत लेने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इन बर्ड्स का आप खास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, खास तौर पे उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं इजाजत लूंगी आपसे, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।